हेलो टू ऑल फ्यूचर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स। आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग, हाँ, नहीं, जो आप समझ रहे हैं सीए वाले लोग जो मिलकर नेटवर्किंग करते हैं वो तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। बट आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग कंप्यूटर के एंगल से कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग कैसे होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो हमारी फर्स्ट मॉड्यूल है, फर्स्ट मॉड्यूल में चैप्टर 2 है जो सिर्फ नेटवर्क के बारे में बात करता है। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। और उसका जो पार्ट 1 है वो है नेटवर्क के बेसिक्स। जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए नेटवर्क को समझने के लिए, आज हम सिर्फ उसी पे ही फोकस करेंगे। हम एकदम लेमैन के तरीके से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्या नेटवर्किंग होती है। इस नेटवर्किंग को समझने के लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया हूँ। आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, ये जो चार्ट है, ये पूरा चार्ट में मैंने पूरे चैप्टर को 8 बाइफर्केशन और एक कंप्लीट चार्ट में पूरा कंप्लीट चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया हूँ। अब देखिए, ये जो बाइफर्केशन किया हुआ है ये इंस्टीट्यूट के द्वारा ही, बुक में ही कई बाइफर्केशन है, उसी को ही मैंने यूज़ किया है। अब इसमें जो बाइफर्केशन है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो हम डायरेक्टली जो टॉपिक्स की हेडिंग है उसी से ही देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं आज। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन रहेगा कि नेटवर्क क्यों क्या ज़रूरी है, उसके बारे में कुछ 1-2 क्वेश्चन है। उसके बाद है हमारे पास बेसिक्स, कम्युनिकेशन की बेसिक्स क्या है कि हम जो भी बात कर रहे हैं इसके लिए बेसिक जो एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती है वो हम जानेंगे। फिर ट्रांसमिशन मोड्स, मतलब जो हम अभी बात कर रहे हैं या कंप्यूटर्स जो बात करते हैं वो उनका किस तरीके से लॉजिक क्या रहता है, बात करने का तरीका क्या रहता है, मोड्स। उसके बाद हम नेटवर्क की जो कैटेगरीज के कितने प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं, फिर कितने की टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं। फिर हम लैन टोपोलॉजीज देखेंगे। जो लैन नेटवर्क होता है उसकी क्या क्या कैसे क्या नेटवर्किंग की जाती है, और वैन जो नेटवर्क है उसमें कैसा होता है। और लास्ट में हम जो ये नेटवर्क टोपोलॉजी होती है वो हम कैसे चूज़ करें, सुटेबल कौन सी है वो कैसे जाने। तो ये हमारा पूरा चैप्टर का कवरेज रहेगा। हम सबसे पहले तो चालू करते हैं नेटवर्क मतलब होता क्या है। नेटवर्क मतलब क्या? नेटवर्क मतलब आप जानते हैं कि अगर हम बचपन में जो पढ़े थे कंप्यूटर क्लास में, ये वो पढ़े थे। नेटवर्क मतलब क्या होता है कि आपस में जुड़ा होना, 2 डिवाइस का आपस में जुड़ा होना, या फिर 2 से ज़्यादा डिवाइस का एक दूसरे से जुड़ा होना, इंटरलिंकिंग ऑफ ऑल दी डिवाइसेस। तो ये क्या कहलाता है, नेटवर्क। पर अब थोड़ी सी भाषा को और स्मूथ करते हैं। इसमें आज के डेट में हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जहां पे एक डिवाइस के अंदर कोई प्रोसेस है वो लिंक हो रहा है दूसरे डिवाइस के अंदर कोई एक प्रोसेस है उससे, ना कि 2 डिवाइस लिंक हो रही है। समझे? तो ये यहाँ पे नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में थोड़े से चेंजेस आ गए बोलने में। अब देखिए, जो हमारा चैप्टर का जो फर्स्ट जो चैप्टर है ये हमारे थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देख लीजिए कि यहाँ पे ये लाइन पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 प्रोसेस रिसाइडिंग इन अनदर डिवाइस और एटलीस्ट 1 प्रोसेस इन 1 डिवाइस। तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप इस कोर्स को करते वक्त अपनी मॉड्यूल को भी साथ में रखिए, और मॉड्यूल में भी कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो हम साथ में देखते जाएंगे कि हमारे टेक्निक क्या होएगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन हमें मिल रहा है कि क्या क्या होता है। जैसे अब जो 2 डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, या डिवाइसेस कैसे भी हो सकते हैं, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, सर्वर्स, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे जो एक दूसरे से डिवाइसेस की डेफिनेशन में। अब ये जो जितने भी डिवाइसेस है ये सारे को हम, जो हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी नेटवर्किंग चैप्टर में वो रहेगी नोड्स। इनको हम क्या बोलेंगे, नोड्स। तो अब देखिए, अब हमारे पास एक इंस्टीट्यूट की जब आप वेबसाइट खोलेंगे, PQC वाली जो वेबसाइट है CIT की, उस साइट में आपको एक रिव्यू क्वेश्चन मिलेगा, डीसा का रिव्यू क्वेश्चंस, जिसमें कि लगभग 991-92 क्वेश्चंस हैं, जिसको मैंने ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखा हूँ। तो अब उसमें से हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, साथ के साथ पढ़ते भी जाएंगे, डिस्कस भी करते जाएंगे क्वेश्चंस। तो हमारा सीधा डीसा की जो फाइनल AT एग्जाम है उसकी हम तैयारी करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, सबसे पहले तो एकदम इजी एक क्वेश्चन आ रहा है, जो अभी 1 लाइनर जो अभी हमने सीखा उसी के बारे में, कि इन IT 53 जो क्वेश्चन नंबर है वो देखेंगे। 53 क्वेश्चन नंबर ये है कि इन IT अ नेटवर्क रिफर्स टू। तो ये नेटवर्क्स किसको बोलते हैं? तो इसमें ऑप्शन है 2 और मोर डिवाइसेस विच आर एबल टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन ईच अदर। सेकेंड ऑप्शन है 2 और मोर कंप्यूटर्स विच आर एबल टू एक्सचेंज डाटा बिटवीन ईच अदर। और यहाँ पे फिर मिनिमम ऑफ 8 कंप्यूटर्स और सेवरल कंप्यूटर सेपरेटेड। क्योंकि हमें पहले ही पॉइंट में आंसर यहाँ पे मिल गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो अभी डिस्कस किया था कि डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और वो इस तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं कि वो डाटा वगैरह एक्सचेंज कर सके, आपस में एक दूसरे से बात कर सके। तो ये वही कहलाएगा कि एक्सचेंज कर सके डाटा को।
तो ये इस तरीके से आपका एक ये इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं कि इन आईटी अ नोड रिफर्स टू। तो नोड किसको बोलते हैं यहाँ पे? अभी हमने देखा था नोड मतलब क्या होता था कि जितने भी पॉइंट्स, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हो रहे हैं उसको। तो उसमें ऑप्शन देखते हैं, एवरी जंक्शन ऑफ केबल्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, एवरी कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, एवरी कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, एवरी इंटरनेट डिवाइस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे जितने भी जुड़े हुए हैं, तो वो सारे नेटवर्क के नोड कहलाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए आंसर है सी। अच्छा, अब देखेंगे कि सबसे मेन रीज़न क्या है नेटवर्किंग करने का। तो मेन रीज़न जो होता है वो हम यहाँ से ही देख लेते हैं। देखो, एक होता है रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट, दूसरा है रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट, तीसरा है रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन, चौथा एसेंशियली टू इंक्रीज स्पीड ऑफ कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे जो हम जो नेटवर्किंग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक दूसरे से कंप्यूटर के जो डिवाइस के अंदर जो रिसोर्सेस है उसको हम यूज़ कर सकें। तो एक तो रिसोर्स को यूज़ करना हुआ और आपस में बात करना हुआ, जिसको आप बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसलिए आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? सी, रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। रिसोर्स शेयरिंग मतलब कैसे, क्या क्या शेयरिंग हो सकती है? तो देखो, डाटा की शेयरिंग हो सकती है, स्टोरेज डिवाइस की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे एक दूसरे की डिवाइस के स्टोरेज स्पेस को हम यूज़ करके दूसरे में पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ पे दूसरे की सीपीयू का यूज़ हो रहा है, जैसे सर्वर और नोड अगर बने हुए हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे है, तो सर्वर और क्लाइंट जो है, तो सर्वर में अगर कंप्यूटेशनल पावर यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम बहुत से सीपीयू को यूज़ कर रहे हैं, रैम को यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के, तो ये रिसोर्सेज को शेयर करना हो रहा है। तो ये तो था हमारा नेटवर्क आखिर होता क्या है। अब ये नेटवर्किंग से फ़ायदे क्या क्या हुए वो हम देख लेते हैं। देखिए, अभी हम सबसे पहले तो हम अभी चार्ट के फर्स्ट टेबल में हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने अभी सीखा, जिसके ऊपर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे कि होता क्या है नेटवर्क। अब नेटवर्किंग वो पता चल गई। अब हम देखते हैं कि रीजंस फॉर नेटवर्किंग कंप्यूटर, कि करा क्यों जाता है, आखिर नेटवर्किंग करने से फ़ायदा क्या हो रहा है। तो फ़ायदा ये हो रहा है, जैसे आपके ऑफिस में आप जो फाइल्स को शेयर करने के लिए नेटवर्किंग कर रहे हो, तो वो भी एक काम हुआ। दूसरा, शेयर रिसोर्सेज के लिए, जैसे क्या वो प्रिंटर, एक जगह प्रिंटर इंस्टॉल्ड है एक कंप्यूटर में, तो बाकी कंप्यूटर्स भी उस प्रिंटर को यूज़ कर सके। तीसरा, शेयरिंग ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ सेंट्रल डाटाबेस। अब अगर सेंट्रल डाटाबेस में अगर कोई एक सर्वर हमने पीसी पर क्रिएट कर दिया और बाकी सब क्लाइंट पीसी रहे, तो हम क्लाइंट पीसी से सर्वर के में से सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन हम एक ही सर्वर में इंस्टॉल करके सब में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लो टैली है, टैली आरपी है, वैसे अगर कंप्यूटेक्स अगर जो यूज़ कर रहे हैं तो एक जगह इंस्टॉल होता है तो सब जगह यूज़ हो रहा है। तो नेटवर्किंग की मदद से ही हो रहा है ये सब। उसके बाद बेटर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे? अब देखिए, सारी चीज़ अपना सेंट्रल डाटाबेस अगर सब चीज़ हमने सर्वर में रखा है, तो अगर हम सर्वर को ही सब कुछ प्रोटेक्ट कर दें, एंटीवायरस और अलग अलग जो जो चीज़ें रहती है, आगे हम देखेंगे फायरवॉल्स के जितने भी टेक्निक्स अगर, तो वो सब अगर हम सब सर्वर में लगा दें तो बाकी जगह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सिक्योरिटी बहुत अच्छी तरीके से मिल सकती है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क के? तो देखो, बेनिफिट्स में क्या होगा कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में रखने को मौका मिलता है, जिसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो जो ब्रांचेस है, बैंक के ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस अलग अलग अपने कस्टमर्स के डाटा को मेंटेन कर रहे हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हो गया, पर उसको हम एक्सेस कर सकते हैं एक साथ। एचओ उसको एक साथ सबको एक्सट्रैक्ट करके जब उसको पूरा फाइनल रिपोर्टिंग करना होगा तो उसको सबको एक साथ देख सकता है वो। तो ये एक नेटवर्क का फ़ायदा हुआ। दूसरा, रिसोर्स शेयरिंग। जैसे हमने देखा कि सारा रिसोर्स हम सेंट्रली एक जगह रख के उससे को शेयर कर सकते हैं आपस में। उसके बाद कंप्यूटेशनल पावर, दूसरे की कंप्यूटेशनल पावर हम यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे सर्वर में ही जितना भी कंप्यूटिंग पावर यूज़ हो रहा है और जो क्लाइंट है वो सिर्फ ग्राफिकल इंटरफेस का काम कर रहा है, यूज़र के इंटरेक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी देखते हैं कि कैसे हमें यहाँ पे रिलायबिलिटी मिलने वाली है। देखो, रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कुछ अगर डाटा लॉस हो गया, या एक एटीएम, जैसे हमारे सारे बैंक में जितने भी एटीएम्स हैं, तो अगर एक एटीएम बंद हो जाता है तो कोई सामने वाला ऐसा तो नहीं हो रहा है कि उसका काम रुक रहा है। वो रिलायबल इसलिए हो रहा है कि वो दूसरे एटीएम में जाके भी उस नेटवर्किंग की मदद से वो पैसे को एक्सेस कर सकता है, या तो अगर उस बैंक का नहीं है तो दूसरे बैंक में भी जाके उससे वो पैसा निकाल सकता है। तो ये एक रिलायबल एक सोर्स बनाता है नेटवर्किंग। उसके बाद आता है यूज़र कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में मदद मिल रही है यहाँ पे यूज़र की कम्युनिकेशन, जैसे कि नेटवर्किंग के कारण ही ईमेल और जितने भी हमें बात चैटिंग जो करना पॉसिबल हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, तो ये सब और सिर्फ नेटवर्किंग के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। देखिए, इसी यूज़र जो लास्ट पॉइंट था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन आता है इसके लिए।
देखिए, वन मेजर बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर इज, मेजर बेनिफिट क्या है नेटवर्किंग कंप्यूटर का? तो एक इसमें ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग यूजर कम्युनिकेशन, दूसरा है कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डाटा, तीसरा रिड्यूस कंप्यूटिंग पावर, और लास्ट है रिड्यूस सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो अभी हमने देखा कि सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या हो रहा है कि यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो इसलिए फैसिलिटेट यूजर कम्युनिकेशन यहाँ पे हमारा आंसर होगा। और यही हमारा फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो था इस फिफ्थ पॉइंट इस क्वेश्चन का कि बेनिफिट्स क्या होंगे कंप्यूटर नेटवर्क के, वो यहाँ से लिया गया है। अब देखते हैं हम बेसिक्स क्या क्या चीज़ें होती कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन करने के लिए देखो बहुत ज़रूरी होता है कि पहले तो हम पहचान लें कि सेंडर कौन है जो भेज रहा है डाटा, और फिर कौन रिसीव करने वाला है डाटा को, उसके बाद क्या कंटेंट जाने वाला है आपस में, उसके बाद क्या मीडियम किसके थ्रू पास होके वो कंटेंट जाएगा, और लास्ट में प्रोटोकॉल क्या सेट ऑफ रूल्स लगेंगे उस कंटेंट को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये यहाँ पे जो बेसिक जो कम्युनिकेशन की सिस्टम की नीड्स होती है वो ये हमारे पास 5 चीज़ें हैं। तो अब ये जो प्रोटोकॉल मतलब क्या हुआ, इसके लिए ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स मेकिंग कम्युनिकेशन पॉसिबल्स, वो एक सेट ऑफ रूल्स है जो कम्युनिकेशन को पॉसिबल बना रहे हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन, प्रोटोकॉल इन आईटी इज। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल यहाँ पे सी आंसर दिख रहा है मेरे को, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम्स। इस तरीके से ये रहा आपका 57 क्वेश्चन। अब देखिए कि गोल क्या क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का। हम ये सब जो इतना भी सेंडर रिसीवर हुआ, तो अब ये सब हम पूरा कंपोनेंट्स देखें तो ये सब क्यों होना चाहिए। तो एक तो जो सबसे बेसिक नेटवर्किंग का हमारा गोल होता है कि हम जो बात बोलने वाले हैं वो एक्यूरेटली इंटेंडेड जिसके पास पहुंचनी चाहिए, जो रिसीवर है उसी के पास पहुंच जानी चाहिए, यह पहला गोल है। दूसरा कि जो टाइमली मैनर में वो बात पहुंच जानी चाहिए, और तीसरा कि हम जब वो डाटा को जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं वही बात वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, कुछ चेंज नहीं हो जाए बीच में। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कभी भी नेटवर्किंग करते वक्त। नेटवर्किंग में कि हम जो बोल रहे हैं वो इंटेंडेड यूज़र तक ही पहुँचे, दूसरा वो टाइमली मैनर पे पहुँच जाए, और तीसरा वो इन बिटवीन कुछ भी चेंजेस ना हो उस डाटा में। ये होता है मेजर गोल। अब एक नया टर्मिनोलॉजी आता है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, तो डाटा ट्रांसमिशन होता है कि हम जब फिजिकल ट्रांसफ़र कर रहे हैं डाटा का, फिजिकल ट्रांसफ़र कर रहे हैं डाटा का, या तो पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो ये होता है हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन होता क्या है। तो डाटा पहला ऑप्शन है कैन बी ओनली थ्रू अ वोल्टेज सिग्नल एंड नॉट थ्रू रेडियो और माइक्रोवेव। ऐसा कुछ नहीं है, रेडियो माइक्रोवेव सब यूज़ करा जा सकता है। सेकेंड है कि इज ऑलवेज डिजिटल इन नेचर, वन कैन नॉट ट्रांसफर डाटा इन एनालॉग फॉर्म। बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जैसे एनालॉग फॉर्म में हम जब भी फ़ोन में बात करें तो वो एनालॉग फॉर्म में ही बात होती है। उसके बाद इज द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर कम्युनिकेशन चैनल, और लास्ट कैन हैपन ओनली थ्रू कॉपर वायर एंड ऑप्टिक फाइबर। तो ये भी नहीं है कि हम सब चीज़ों से कर सकते हैं, खाली इनसे करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे सही आंसर दिख रहा है वो है सी, इज द फिजिकल ट्रांसफर ऑफ डाटा ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। चैनल के बीच में हम फिजिकली जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो डाटा ट्रांसमिशन यहाँ पे मतलब किस तरीके से हो सकता है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए देखिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज जो सिग्नल है उसके थ्रू हो सकता है, जिसको हम 0 और 1 के थ्रू बोलते हैं, जिसको हम डिस्क्रीट सिग्नल्स भी बोला जाता है। डिस्क्रीट सिग्नल्स, और एक होते हैं एनालॉग सिग्नल्स। तो एनालॉग सिग्नल्स मतलब जो कंटिन्यूटी में रहते हैं, वेरिंग फ्रीक्वेंसी वाले, उसको हम एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं, और डिस्क्रीट सिग्नल वंस और जीरोस वाले। और हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम ये जिसके लिए हमने इलेक्ट्रिक वोल्टेज बोला, और उसके बाद आते हैं रेडियो वेव्स, सैटेलाइट वेव्स, ये सारी माइक्रोवेव सिग्नल्स, इंफ्रारेड सिग्नल्स। तो इस तरीके से भी हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो यहाँ पे काम का था वो ये था कि जो यहाँ पे डिस्क्रीट और एनालॉग जो 2 सिग्नल हमने देखे, तो डिस्क्रीट जो सिग्नल होता है, डिस्क्रीट, वो डिस्क्रीट में क्या यूज़ हो रहा है, 0 एंड 1s। तो 0 और 1s को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये जो इस फॉर्मेट में हमारा जो करंट है वो पास हो रहा है। और दूसरा होता है हमारे पास वो है एनालॉग। तो एनालॉग जो है वो उसको कैसे देखते हैं एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग हमेशा इस तरीके से डाटा का चलता है,
कम ज़्यादा होते रहता है, उससे हमें पता चलता है कि क्या कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उसको फिर वहाँ पे रीड किया जाता है। तो ये एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिस्क्रीट सिग्नल। ये इसमें कंटिन्यूइंग फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है और इसमें वोल्टेज का मदद लेके 0 और 1 जो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर ये वोल्टेज ऑफ है या ऑन है, तो ऑन ऑफ से हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्या करंट पास हो रहा है और फिर उस हिसाब से कंप्यूटर अपनी सारी भाषा को समझता है। इसको हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं कि मशीन्स इसी भाषा को समझते हैं 0 और 1 की। तो ये तो था हमारा सेकेंड जो टॉपिक, बेसिक्स क्या है कम्युनिकेशन के लिए। अब आता है ट्रांसमिशन मोड्स, कि किस मोड्स में ट्रांसमिशन किया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास 3 प्रकार के बाइफर्केशन होते हैं। एक होता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में डाटा फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से। दूसरा नंबर ऑफ बिट्स, कितने एक बार में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और तीसरा सिंक्रोनाइजेशन, कि कैसे क्या सिंक्रोनाइज्ड वे में डाटा जा रहा है। ये यहाँ पे ऐसे तीन हमारे पास मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन के हिसाब से क्या होता है। डायरेक्शन में देखिए सबसे पहले आता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब कि हमारा जो डाटा है वो सिंगल वे में जाएगा, वापस कुछ भी नहीं आएगा, मतलब सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे। सिंप्लेक्स जैसे हम देख सकते हैं एग्जांपल कि कीबोर्ड, जब भी हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं तो वो वहीं से कीबोर्ड से हमारे सीपीयू तक पहुँचाएगा, पर हमारा सीपीयू कभी भी कीबोर्ड को वापस कुछ कम्युनिकेशन नहीं करता है। हमारा कीबोर्ड ही सारा कम्युनिकेट कर रहा है वन वे, तो इसलिए वहाँ पे एक सिंप्लेक्स केबल यूज़ होती है, सिंगल वायर आप देखे होंगे जो यूज़ की जाती है कीबोर्ड्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब कि होगा दोनों साइड कम्युनिकेशन तो होगा, वायरिंग ऐसी होगी कि जा भी सकता है आ भी सकता है डाटा, पर एक बार में एक ही आएगा और एक बार में एक ही जाएगा। ये टेक्निक यूज़ करी जाएगी तो उसको हाफ डुप्लेक्स बोला जाएगा। और ये टेक्निक यूज़ करी जाती है वॉकी टॉकी में। वॉकी टॉकी में एक बार में एक ही जन कम्युनिकेट कर सकता है, उसको दूसरे को सुनना ही पड़ेगा, फिर दूसरा उसको रिसीवर अपने ऑन करेगा, फिर वहाँ से दूसरा कुछ कम्युनिकेट करेगा तो पहला वाला बंदा सुन पाएगा। इस तरीके से यहाँ पे वॉकी टॉकी में भी काम होता है। नेक्स्ट आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब कि एक साथ एट ए टाइम आना जाना दोनों सब चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो फुल डुप्लेक्स है, ये सारे जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जितने भी होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं फुल डुप्लेक्स वाले मॉडल को। जैसे कि हम एक हाईवे की तरह देख सकते हैं, क्योंकि हाईवे में आना जाना दोनों चल रहा है एक साथ ही, तो हाईवे की जगह जैसा इसको बोला जा सकता है। जैसे ईथरनेट केबल होती है, ईथरनेट जो अपने वायरिंग नेटवर्किंग के लिए जितने भी अपने ऑफिसेस में यूज़ होती है, वो सारी की सारी फुल डुप्लेक्स मॉडल पे ही काम करती है। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स के अंदर 2 आते हैं, एक सीरियल और एक पैरेलल। देखिए सीरियल और पैरेलल को हम समझते हैं। सीरियल मतलब क्या होता है कि एक ही वायर में एक के पीछे एक लग के डाटा जा रहा है। जैसे ये मान लो डाटा है तो सीरियल में कैसे जाएगा, ये एक के पीछे एक ऐसे लग के डाटा जाएगा वायर में। ये वायर है उसमें ऐसे लाइन से डाटा चल रहे हैं, इसको समझ सकते हैं हम सीरियल से। और पैरेलल में क्या होएगा, वही पैरेलल में यहाँ पे अलग अलग वायरिंग होगी, अलग अलग ऐसे वायरिंग है और एक साथ ये डाटा एक साथ जाएंगे सारे बिट्स, तो वो क्या कहलाएंगे पैरेलल। जैसे अभी जब मान लो आप कंप्यूटर को खोल के देखिए, जब कंप्यूटर को खोल के देखेंगे तो आपको वायरिंग दिखेगी, तो वायरिंग में एक वायर नहीं रहती, एक के साथ लग के 8 बिट की वायर से तो 8 वायर एक साथ जाएगी, या 16 बिट वायर है तो 16 वायर्स एक साथ जुड़ी हुई रहेगी और वो एक साथ जाती है। तो वो वहाँ पे कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है, पैरेलल कम्युनिकेशन हो रहा है कि एक बार में सब अलग अलग वे में सारे डाटा जा रहे हैं। और सीरियल में क्या हुआ, जैसे हम लोग जो भी वायर्स यूज़ करते हैं अभी एट प्रेजेंट कंप्यूटर के बाहर, तो वो सारे सीरियल में ही काम करते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन, एक सिंगल वायर रहती है, उसी के अंदर से एक के पीछे एक लग के डाटा जाता है। तो इस सीरियल के ऊपर सीरियल जो ट्रांसमिशन होता है उसके हिसाब से भी हमारे पास जो बाइफर्केशन हो सकता है सिंक्रोनाइजेशन की मदद से, वो है असिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस। तो असिंक्रोनियस मतलब अब देखो डाटा एक के पीछे एक जा रहा है, तो सामने वाले को रिसीव करते वक्त समझ में भी आना चाहिए ना कि ये एक डाटा कब चालू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। इसलिए उसको बताने के लिए हम एक असिंक्रोनियस ट्रांसमिशन टेक्निक में एक स्टार्ट बीट और एक स्टॉप बीट ऐड कर देते हैं डाटा में, तो और उसके बीच में गैप छोड़ देते हैं। तो इससे क्या है, समझ में आता है, कंप्यूटर को स्टार्ट बीट स्टॉप बीट पूरा पढ़ लेगा और उससे उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये डाटा ये रहा अलग, ये डाटा ये अलग है। वैसे सिंक्रोनियस में क्या करेंगे कि सिंक्रोनियस में ऐसा रहेगा कि सामने वाले को पता रहता है कि हाँ ये 8 बिट आएगा और 8 बिट एंड होने के बाद अगला बिट चालू, अगला जो बाइट डाटा है वो चालू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वो जब रिसीवर है वो अपने आप ही बाइफरगेट करते जाता है, 8 बिट ऐसे बाइफरगेशन करते जाएगा और उस वो डाटा को इकट्ठा कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 टेक्निक होती है यहाँ पे।
अब इन दो टेक्निक्स और ये जो जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ा है, अब इसके ऊपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या होते हैं। देखिए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन, ऑलवेज इन्वॉल्व्स यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो सिंप्लेक्स में हमने देखा कि यूनिडायरेक्शनल वे में ही यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है डाटा का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसा होता है। तो हाफ डुप्लेक्स में देखिए कि हैज़ फैसिलिटीज़ टू सेंड एंड रिसीव बट ओनली वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम एक ही हो सकता है पर आने जाने की दोनों की फैसिलिटी होती है। तो ये था हाफ डुप्लेक्स। फिर आता है फुल डुप्लेक्स के ऊपर क्वेश्चन। फुल डुप्लेक्स के ऊपर देखते हैं। फुल डुप्लेक्स में कैन नॉट हैंडल टू वे कम्युनिकेशन, या फिर नहीं ऐसा तो नहीं है, इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट। हाँ ये जरूर बोला जा सकता है। जो बाकी जो दो टेक्निक्स थे तो वो उन दोनों में क्या है, वायरिंग जो यूज़ हो रही है वो थोड़ी कम पैसे की होती है, पर फुल डुप्लेक्स में आना जाना दोनों चल रहा है, तो वो भी एक साथ, तो इसलिए वायरिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। उसके बाद है असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो इज़ अ कम्युनिकेशन टेक्निक वेयर सिग्नल टाइमिंग इज़ नॉट यूज फॉर डिटरमाइनिंग बाइट बाउंड्री। देखिए बाइट को बाउंड्री जब हम बना रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि सिग्नल की टाइमिंग यूज़ नहीं हो रही है। टाइमिंग किस में यूज़ होती है, सिंक्रोनियस वाले में। असिंक्रोनियस में क्या यूज़ होता है, स्टार्ट और स्टॉप बिट। ठीक है, वैसे सिंक्रोनियस में देखते हैं इज अ कम्युनिकेशन टेक्निक वेयर स्टार्ट स्टॉप बिट्स आर नॉट यूज्ड। सही है, देखो सिंक्रोनियस में स्टार्ट स्टॉप बिट यूज़ नहीं हो रहा है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, और असिंक्रोनियस में टाइमिंग यूज़ नहीं हो रही है, उसके ऊपर था। तो ये सब हो किस में रहा है, आखिर स्टार्ट स्टॉप बिट हो रहा है असिंक्रोनियस में, टाइमिंग यूज़ हो रही है सिंक्रोनियस में। ये हो गए हमारे अभी तक के इस टॉपिक तक हमारे जितने क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेटवर्क की कैटेगरीज। कैटेगरीज क्या क्या होती है, कैटेगरीज यहाँ पे है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर वाइड एरिया नेटवर्क, लैन मैन वैन। तो ये आखिर होता क्या है लैन। लैन देखिए, अगर आप मान लिए आप अपने ऑफिस में एक सर्वर लगा रहे हैं और सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही बिल्डिंग के अंदर आप जो ये कम्युनिकेशन को जो नेटवर्किंग तैयार कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगर मान लो आपके 2-3 ऑफिसेस साथ में और है, अलग अलग सिटी में ही अलग अलग ब्रांचेस है आपकी, या फिर थोड़े और बड़ा एरिया ले लीजिए, 1-2 आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे आपकी ब्रांचेस है, तो उनको आप आपस में कनेक्ट करके रखिए। अब आपने कनेक्ट कैसे किया है उन सारे सिस्टम्स को, इंटरनेट का यूज़ करके। जैसे लोकल जो सर्विस प्रोवाइडर था उससे आप वायरिंग का जो लीज्ड कनेक्शन लाइन है वो अगर आप ले रहे हैं और वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे ब्रांचेस को, तो ये जो एक नेटवर्क बन रहा है जो 2-3 लैन को मिला के बना, वो क्या बना आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सिटी वाइज हो सकता है, छोटे रीजनल एरिया को जो कनेक्ट करते हैं वो उसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें कि यूजर्स की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी जाती है। उसके बाद आता है आखिरी वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसी को ही अगर हम पूरे बड़े लेवल पे ले जा ले, जितने भी सारे जो छोटे छोटे नेटवर्क्स है सबको कंबाइन कर दे, जैसे कि इंटरनेट जो पूरे वर्ल्ड में हमारे कोई कहीं से भी हम किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, नेटवर्क्स इतना बढ़ गया है कि पूरे वर्ल्ड में उसकी जाल बिछ गया है, तो इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो जो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में अब इसको हम क्या फीचर्स बोल सकते हैं कि इसके जो लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में रहता है, उसके बाद रेगुलर जो टोपोलॉजी यूज़ हो रही है वो ही कर लेगा, उसके बाद परमानेंटली हमारे ऑफिस में कनेक्टेड ही रहते हैं सब कुछ, तो परमानेंटली कनेक्टेड रहेगा ये लैन जो है। उसके बाद सिक्योरिटी इसकी ज़्यादा रहेगी, इंस्टॉलेशन जो है वो थोड़ा ईजी रहेगा, एरर रेट थोड़े कम रहेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है, वही उसको ओन कर रहे हैं मैनेज, जैसे हमारा नेटवर्क है तो हम उसको ओन कर रहे हैं, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। इसमें जो मीडिया वगैरह यूज़ हो रही है वो हम देखेंगे क्या क्या मीडिया रहती है, वो यूटीपी ऑप्टिकल फाइबर वो यहाँ यूज़ हो रही है, तो वो क्या होती है हम अभी आपको बताएंगे अगले जैसे इसमें आने वाला है लैन टोपोलॉजीज के बाद। लैन टोपोलॉजीज में ये सभी सारी चीज़ें कवर्ड अप हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो स्पीड है वो ट्रेडिशनली तो 1 to 20 Mbps रहती है, पर हाई स्पीड वाले में 100 Mbps to 1 Gbps तक जा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यही नेक्स्ट जो आता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये कैसा होता है कि पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है या स्विच्ड नेटवर्क टेक्निक दोनों यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे जैसे जो दोनों था, पर ये दोनों को यूज़ करते वक्त भी जो उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जा रही थी, जो वैन में होती थी, वैन में भी यही यूज़ होती है, पर इसमें हमें और कैपेसिटी की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैन में हमने क्या किया, लीज लाइन जो है वो लीज पे जो नेटवर्क की लाइन्स है जो दूसरे से हमने लीज पे ले लिया, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क के टाइप्स।
अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, देखिए अभी तक हमने सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा कि नेटवर्किंग आखिर होता क्या है, फिर हमने क्या ज़रूरत है, रीजंस देखे क्या नेटवर्क को करने के लिए, उसके बाद उसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, फिर हमने बेसिक्स क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेशन में, उसके गोल क्या होते हैं, और फिर कितने प्रकार के हमारे पास सिग्नल्स होते हैं। उसके बाद हमने ट्रांसमिशन मोड्स देखे, ट्रांसमिशन मोड्स में हम डायरेक्शन के हिसाब से देखे कि सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, फिर हमने नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से देखे कि सीरियल है कि पैरेलल है, और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से कि असिंक्रोनियस है कि सिंक्रोनियस है। नेक्स्ट हमने देखा कि नेटवर्क की कैटेगरीज क्या क्या होती है, लैन, मैन, वैन। उसके बाद हम देख रहे हैं नेटवर्क के टाइप्स। तो नेटवर्क के टाइप्स, तो टाइप्स यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं नेटवर्क्स, एक होते बेस्ड ऑन, एक जो पहला रहेगा हमारा बेस्ड ऑन नोड रिलेशनशिप्स के हिसाब से हम देख रहे हैं कि नोड कैसा क्या है, यहाँ पे रिलेशनशिप है आपस में एक दूसरे का कम्युनिटी सिस्टम्स का। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होगा कि एक सर्वर है, मान लो ये बीच में एक सर्वर है और उससे जुड़े हुए सारे क्लाइंट्स हैं, तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। और अगला रहता है पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर में आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, दोनों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये नोड वन और नोड टू दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक रिप्लाई कर रहा है, दूसरा अगर एक सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो दूसरा रिप्लाई कर रहा है, इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। तो ये हम देखते हैं कि कैसे होता है। मान लो आप अपने ऑफिस में जो आपका सर्वर है वो एक सर्वर आप क्रिएट कर रहे हो और सारे कंप्यूटर्स वहीं से डाटा को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कब कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट सर्वर। और वहीं पे अगर आप देखें कि मान लो आप जो एक कंप्यूटर दूसरे अपने बाजू वाले जो क्लाइंट का जो एम्प्लॉय का जो कंप्यूटर है उससे अगर कोई डाटा को एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पे वो सर्वर तक नहीं जा रहा है, वो डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क में। इस तरीके से हमारे पास ये दो नेटवर्क के जो हमारे पास टाइप्स है वो ये थे। अगला आता है कि लैन टोपोलॉजीज एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स। अब यहाँ से होता है मेन चैप्टर की शुरुआत, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो अब यहाँ पे चालू होते हैं। अभी तक हमने देखी एकदम बेसिक्स ही क्या क्या होता है, ये अभी तक आपने पढ़ भी चुके होंगे। अब जो आती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो हम यहाँ पे आगे सीखने वाले लैन और वैन में। अब लैन टोपोलॉजी में देखते हैं कि सबसे पहले कि मीडिया क्या क्या यूज़ होती है। उसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या इन्फ्लुएंस करती है, चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है मीडिया के यूज़ के लिए। तो हम ऐसा मीडिया यूज़ करेंगे जिसकी कॉस्टिंग हम सबसे पहले देख लेंगे कि जिसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, कौन से वायर यूज़ करना है हमें। देखो यहाँ पे कम्युनिकेट मीडिया मतलब होगी कि कौन सा वायर यूज़ करने वाले हैं, वायर या फिर अब वायरलेस, दोनों तरीका है। तो वायरलेस में भी बहुत सारे मोड्स होते हैं, तो उसमें से कौन सा मोड हम यूज़ करने वाले हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें मजबूर करें कि तुम ये वाला वायर यूज़ करो या ये वाला कम्युनिकेशन यूज़ करो। उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स है, तो पहला एक कॉस्ट, कि कॉस्ट के हिसाब से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कॉस्ट एफर्ड कर सकता है, वो सबसे पहले देखेगा। फिर क्वालिटी, क्या क्वालिटी होनी चाहिए जब वो डाटा ट्रांसमिशन हुए, कितना लॉस वो बियर कर सकता है। दूसरा तीसरा एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन मतलब क्या होता है, एटेन्यूएशन मतलब समझिए कि मान लो आपका जो डाटा है कि जो वायर है वो वायरिंग केबल बहुत लंबी 1-2 किलोमीटर तक है, तो इतने दूर तक जाते तक जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो सिग्नल होता है वो धीरे धीरे उसका डिग्रेड होना चालू हो जाता है। तो ये जो वीकनिंग हो रही है, सिग्नल की वीकनिंग जो हो रही है यहाँ पे, उसको हम एटेन्यूएशन बोलते हैं, समझा। तो ये एटेन्यूएशन, ये जो वायर है उसका जो ये सिग्नल है, देखिए कितना हाई फ्रीक्वेंसीज थी, उसके बाद धीरे धीरे वो लो होते चले गई, तो अब इसको वापस से जो बूस्ट करना है, तो ये जो कितना बियर कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन, वो देखा जाएगा। फिर स्पीड, क्या स्पीड होनी चाहिए, कितना पर सेकेंड में कितना डाटा ट्रांसमिशन हो जाए उस वायर में। फिर सिक्योरिटी कैसी, उसकी सिक्योरिटी कैसी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई वायर टैपिंग मतलब बीच में से अगर कोई कुछ कम्युनिकेशन को सुन लिया तो वैसा ना हो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इधर देखिए लास्ट वाला जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस मतलब क्या हो गया कि हम कितना, जैसे अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो डाटा जा रहा है, अब उसमें कितना इंटरफेरेंस जो हो रहा है उसको हम बियर कर सकते हैं, तो वो भी एक फैक्टर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन देखेगा। उसके बाद क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिग्रेड करते हैं सिग्नल को। तो देखिए डिग्रेड करने के लिए पहला तो एटेन्यूएशन, अभी हमने देखा एटेन्यूएशन मतलब क्या होता है। एटेन्यूएशन मतलब कि यहाँ पे जितना भी जो सिग्नल है वो वीकनिंग हो रहा है, तो उसको हम एटेन्यूएशन बोलते हैं। दूसरा है डिले डिस्टॉर्शन। तो डिले डिस्टॉर्शन यहाँ पे क्या हुआ, डिले डिस्टॉर्शन मतलब देखिए अब इसमें जब हम मान लो बात कर रहे हैं किसी आप फ़ोन में जब हम बात करते हैं, तो कई बार अब हमने देखा है कि जो आवाज़ है वो थोड़ी देर बाद सामने वाले को तक पहुँच रही है,
तो ये एक प्रकार का डिले डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्ट हो गया हमारा अब सिग्नल। अब ये कैसे होता है अगर टेक्निकली हम देखें तो टेक्निकली इसी चैप्टर में एट दी एंड हमारे पास आने वाला है मल्टीप्लेक्सिंग। तो उसमें हम इसको समझेंगे कि डिले डिस्टॉर्शन क्या होता है। अभी एक ब्रीफ एक समझ लीजिए, मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स एक साथ जाते हैं। तो जब एक साथ सब सिग्नल्स जा रहे हैं तो सबकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो अलग अलग रहती है। तो कोई जो सिग्नल है वो पहले पहुंच गया, कोई बाद में पहुंच गया, तो उसके कारण जो डिस्टॉर्शन हो रहा है यहाँ पे उसको हम डिले डिस्टॉर्शन, ये टेक्निकल मीनिंग हुई। और इजी लैंग्वेज में मीनिंग आपको समझने के लिए समझ लीजिए कि फ़ोन में बात कर रहे हैं हम और तो हमारी बात आपसे तो आप तक थोड़ा लेट पहुंच रही है तो डिले डिस्टॉर्शन हो गया। नेक्स्ट आता है नॉइज़। नॉइज़ क्या हुआ कि अब जब हमारा मान लो जब वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है तो जब एनवायरनमेंट में हम देखें तो हमारे सिग्नल के साथ साथ दूसरे बहुत सारे सिग्नल्स भी है। तो जो हमारे सिग्नल को रीड करने की जगह साथ में किसी दूसरे के सिग्नल्स को अगर हम रीड करना चालू कर दे तो वो क्या कहलाता है कि नॉइज़। टेक्निकली ये मीनिंग होती है इसकी। मतलब क्या हो रहा है, नॉइज़ का मतलब क्या हो रहा है कि अनवांटेड जो स्ट्रे सिग्नल्स है वो हमारे सिग्नल्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे नॉइज़ कहलाता है। तो ये फैक्टर्स थे जो सिग्नल को डिग्रेड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या मीडिया हो सकता है। इसको हम अभी तक हमने देखते हैं कि वायरलेस और वायर्ड, ये जो दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पे जो वायर्ड वाला जो तरीका है जो केबलिंग की मदद ले रहा है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड पाथ। और अगला होता है अनगाइडेड। अनगाइडेड मतलब जिसका कोई गाइड नहीं, कहाँ जाना है कहीं से भी जाके वो पहुँचेगा, जैसे कि वायरलेस जो कम्युनिकेशन है उसको। तो यहाँ पे दो प्रकार के हो गए, एक हो गया गाइडेड, एक हो गया गाइडेड और दूसरा हो गया अनगाइडेड। तो गाइडेड में कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। गाइडेड में एक होता है कोएक्सियल केबल। पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं कोएक्सियल केबल। देखिए अब कोएक्सियल केबल मतलब ये जो आपको केबलिंग जो दिख रही है ये केबलिंग को कोएक्सियल केबल बोला जाता है। ये केबल आपने अपने घरों में देखे होंगे, टीवी में यही वाला केबल यूज़ होता है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लगा हुआ रहता है ये सेंट्रल कॉपर वायर है, ये सेंट्रल कॉपर वायर रहेगा। कॉपर वायर यहाँ पे। उसके बाद ये जो एक कोटिंग करी हुई है ये कोटिंग को प्लास्टिक क्लेडिंग बोलते हैं, प्लास्टिक की क्लेडिंग। उसके बाद ये वायर मैश हो गया और फिर ये आउटर प्लास्टिक क्लेडिंग हो गई। आउटर यहाँ पे अब एक और जो एक प्लास्टिक क्लेडिंग मतलब एक और कवरेज दे दिए, तो वो यहाँ पे इस तरीके से 4 लेयर पे ये कोएक्सियल केबल रहता है। अब ये कोएक्सियल केबल यहाँ पे दो प्रकार से, अगर हम इंटरनल केबलिंग की अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा थिन नेट कहलाएगा, और अगर हम एक्सटर्नल केबलिंग के लिए अगर यूज़ करें तो वो हमारा थिक नेट कहलाएगा। इस तरीके से कोएक्सियल केबल के ये दो बाइफर्केशन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल ये इस तरीके से इसको बोला जाता है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। इस केबल में देखिए ये जो वायरिंग है ये प्लास्टिक, ये जो है वो आपस में ट्विस्टेड पेयर है, देखिए एक दूसरे से गुथे हुए हैं। तो ये यहाँ पे दो कॉपर जो वायर रहते हैं वो उसको यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर्स कहला जाता है। इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शील्ड होती है, फिर एक ओवरऑल शील्ड होगी और फिर लास्ट में आउटर जैकेट जो रहता है वो लगा हुआ रहता है। इस तरीके से ये वायर बनता है हमारा ट्विस्टेड केबल का, ट्विस्टेड पेयर का। इसमें दो बाइफर्केशन होते हैं, एक अनशील्डेड और एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो देखिए अनशील्डेड वाले में क्या होएगा कि जो ये यहाँ पे जो आउटर जो गार्ड जो लगा हुआ है, एक अलग से जो ये कोटिंग करी हुई है, ये ओवरऑल शील्ड, ये जो शील्ड बनी हुई है, ये शील्ड क्या करती है, जो भी अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरफेरेंस आ रहे जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो उसको रोकने का काम करता है कुछ हद तक। तो ये इसलिए यहाँ पे इसको शील्डेड कहला जाता है। और अगर ये लेयर ना हो तो वो यहाँ पे बन जाएगा अनशील्डेड, तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाएगी अनशील्डेड होने के कारण। तो ये इस तरीके से दो इसके बाइफर्केशन हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो आजकल इंटरनेट के लिए यूज़ किया जा रहा है, केबलिंग्स बिछाई जाती है पूरे वर्ल्ड में बिछी हुई है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो ये जो फाइबर केबल्स है इसमें होता क्या है कि अंदर मान लो ये फाइबर की ग्लास कंपोनेंट है, तो वो एक अंदर पे रहता है और उसके ऊपर फिर अलग अलग लेयर्स चढ़ी हुई रहती है। तो यहाँ पे जैसे 3 लेयर है, ये कोर जो रहेगा वो बना हुआ रहेगा वही हमारे ग्लास कंपोनेंट से। देखिए यहाँ पे जो ये वायर है तो उसमें सबसे पहले तो ये इस तरीके से ये एक कंपोनेंट हो गया, फिर ये 2 कंपोनेंट, फिर ये तीसरा कंपोनेंट, फिर ये चौथा कंपोनेंट।
तो ये वाला जो है वो यहाँ पे ग्लास रहता है जिससे कि हमारा डाटा ट्रांसमिट होता है। इस ग्लास में कैसे होता है कि लाइट, बीम ऑफ लाइट के थ्रू यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो लाइट के हिसाब से फिर यहाँ पे रिसीव करते हैं, सामने वाला उसको समझता है कि लाइट के हिसाब से कि क्या डाटा है एक्चुअल में। और इसी के ऊपर ये जो रहता है अलग से, इसको क्लैडिंग बोलते हैं, ये हुआ क्लैडिंग। तो क्लैडिंग की मदद से यहाँ पे जो डाटा है वो रिफ्लेक्ट होता है। जो ग्लास में डाटा जा रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होके ग्लास के अंदर ही रहे, उसके लिए यहाँ पे एक क्लैडिंग लगी रहती है। और फिर उसके ऊपर इसको बोलते हैं बफर, और फिर ये जैकेट। तो ये बफर का मतलब प्लास्टिक कोटिंग हो गई कोई डैमेज वगैरह से बचाने के लिए, और ये जो आखिरी का जैकेट है वो भी उसी के काम आता है बचाने के लिए वायर को। इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो अभी हमने देखिए ये 4 तरीके अभी हमने देख लिए। एक हो गया अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक हो गया शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक कोएक्सियल और एक ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें देखते हैं कॉस्ट के एंगल में सबसे सस्ता तो कौन सा हुआ, अनशील्डेड, इसमें शील्ड भी नहीं लगी है तो इसलिए इसकी कॉस्टिंग बहुत कम हो गई। और ऑप्टिकल फाइबर में जो ग्लास कंपोनेंट पूरा यूज़ हो रहा है इसलिए इसकी कॉस्टिंग सबसे हाई है। तो इंस्टॉलेशन यूटीपी सबसे इजी और सबसे डिफिकल्ट यही फाइबर ऑप्टिक वाला है। इसमें तो मान लो कोई बीच में वायर ब्रेक भी हो जाता है तो आपस में जोड़ना बहुत मुश्किल जाता है, और इसमें जोड़ना बहुत आसान होता है। ट्विस्टेड पेयर में आपस में हम देखे होंगे घर पे खुद ही हम वायर को छिल के खुद ही जोड़ लेते हैं, पर हम ये ऑप्टिकल फाइबर में खुद से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बैंडविड्थ मतलब कि जो कैपेसिटी क्या है, कितना डाटा एक बार में वो कैरी करके लेके जा सकता है। तो देखिए अनशील्डेड वाला और ऑप्टिकल फाइबर दोनों की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, पर जो शील्डेड है वो शील्ड लगा हुआ है और उसमें इतने सारे कंपोनेंट आ गए इसलिए उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, और कोएक्सियल की भी कैपेसिटी कम होती है। उसके बाद एट्यूनुएशन, कितना ज़्यादा वीकनिंग किसमें होता है, तो सबसे ज़्यादा जो वीकनिंग होता है वो यूटीपी और एसटीपी में है। कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर में जो वीकनिंग हो रहा है सिग्नल का वो थोड़ा कम होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस किसमें ज़्यादा होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर पे तो वो तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ही नहीं है तो उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ऑप्टिकल फाइबर को, बाकी सब में पड़ता है। पर जो सबसे जैसे अनशील्डेड है वो सबसे वल्नरेबल है क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी ही डाटा को इंटरफेरेंस हो सकता है। बाकी सब में तो क्या है अलग अलग एक एसटीपी और कोएक्सियल में दोनों में एक कवरिंग रहती है, शील्ड यहाँ पे लगी हुई है और इसमें भी वायर मैश की एक शील्ड लगी हुई रहती है, तो इसलिए वो बचा सकता है, पर इसमें कुछ भी नहीं है यूटीपी में। फिर सिक्योरिटी देखें तो सिक्योरिटी देखो यूटीपी में सबसे ज़्यादा ईव्सड्रॉपिंग होने के चांसेस है, और जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें सबसे कम होते हैं ईव्सड्रॉपिंग मतलब कोई अगर सुन ले हमारी बातों को तो वो बातों को सुन ले या डाटा को पढ़ ले, तो डाटा को पढ़ ले वाली जो बात है वो इसमें कम होती है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। ये थे हमारे गाइडेड मीडिया। अब आते हैं हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में। तो अनगाइडेड में हमारे पास आते हैं सबसे पहले ग्राउंड वेव। देखिए ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में यहाँ पे जैसे ट्रांसमिशन स्टेशन हुआ एक वैसी रिसीविंग स्टेशन होता है, तो एटमॉस्फेयर में ही रहता है वो। ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का मतलब ये हुआ कि आपस में जो एक दूसरे तक दिख सकते हैं रिसीविंग स्टेशन और ट्रांसमिशन स्टेशन, तो उतने एरिया में वो डाटा को ट्रांसमिट करेगा। दूसरा होता है हमारे पास लोनोस्फेरिक प्रोपोगेशन। दूसरा क्या है, पहला तो हमारा ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, दूसरा है लोनोस्फेरिक प्रोपोगेशन। तो लोनोस्फेरिक जो प्रोपोगेशन है उसमें देखते हैं एक आइनोस्फीयर जो लेयर होती है अर्थ के ऊपर, तो हमारा जो ट्रांसमिशन स्टेशन है वो डाटा को ट्रांसमिट करेगा, फिर ये जो है वो जाके टकराएगा आइनोस्फीयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उससे टकरा के वापस आएगा और फिर वो आके रिसीविंग स्टेशन तक जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि जो कवरेज है वो बढ़ जा रहा है, आपस में देखने की जरूरत नहीं है, ये बस आपस में जब बस ये क्या हो रहा है कि डाटा जाके टकरा रहा है और टकरा के वापस आ जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो कवरेज है वो थोड़ा और ज़्यादा मिल जा रहा है। इसमें कवरेज कम मिल रहा था, इसमें कवरेज थोड़ा और ज़्यादा मिल जाता है। और फिर तीसरा आता है हमारे पास लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन। तो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे है ना एक जो ट्रांसमीटर लगा है और जो रिसीवर है वो एक दूसरे को दिखना चाहिए, समझ आ रहे हैं। ये एक दूसरे को जब तक दिखेगा नहीं, बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेट होता है लाइन ऑफ साइट पे। देखिए लाइन ऑफ साइट पे ये रहा, इसमें एटमॉस्फेयर में जा ही नहीं रहा है डाटा, इसमें सीधा सीधा अर्थ में जो ये ट्रांसमिशन स्टेशन लगा है वो रिसीविंग स्टेशन तक सीधा डाटा जा रहा है।
यहाँ पे देखिए ये डाटा जो है वो इधर से बस इधर चला गया और इधर से इधर चला गया, ये अलग से यहाँ पे ऐसे घूम नहीं रहा है डाटा हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे, इन तीनों को हमने देखा ये 3 प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अब इन टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हमारे पास जो यूज़ होते हैं अभी वर्ल्ड में वो है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स किस बेसिस में काम करता है वो देखते हैं हम। रेडियो वेव्स यहाँ पे तीनों बेसिस में काम करता है, ग्राउंड वेव में भी काम करता है, लोनोस्फेयर में भी काम करता है और लाइन ऑफ साइट में भी काम करता है। ये किसका है कि रेडियो वेव्स का, ये हमारा रेडियो वेव्स है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हमारा किस एंगल में काम करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ साइट के बेसिस पे काम करता है, मतलब आमने सामने दिखेगा तभी माइक्रोवेव जो सिग्नल है वो काम कर पाएगा। उसके बाद सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या कर रहा है यहाँ पे, जियो एक अलग से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहती है जिससे कि वो पास होके आता है। तो इसको हम ये जो हम समझ सकते हैं कि लोनोस्फेयर के हिसाब से समझ सकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर से टकरा है, पर ये एटमॉस्फेयर के भी थोड़ा और बाहर है, सैटेलाइट में है, तो सैटेलाइट से टकरा के आ रहा है तो वो कहीं तक भी पहुँच सकता है। तो ये इन तीनों टेक्निक से भी हट के टेक्निक यूज़ हो रही है यहाँ पे सैटेलाइट के लिए। वह सेलुलर जो है, सेलुलर टेलीफोनी यूज़ करता है रेडियो वेव्स को, ये यूज़ करता है रेडियो वेव्स को। तो रेडियो वेव्स यहाँ पे किसमें, तीनों बेसिस पे काम कर सकते हैं, इसलिए सेल्यूलर जो हम फोन में बात करते हैं वो तीनों बेसिस पे चल सकता है, लाइनोसाइट से भी, लाइनोस्फेरिक से भी और ग्राउंड वेव से भी, तीनों बेसिस पे हमारा काम हो सकता है यहाँ पे। तो ये थे अनगाइडेड, जिसमें कि वायर की मदद नहीं ले जा रही है और हम डाटा को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट, जो कि नेटवर्क डिवाइसेस, कि डिवाइसेस यहाँ पे क्या क्या यूज़ होते हैं नेटवर्किंग के लिए। तो आइए हम इसको वन बाय वन सारे टेक्निक्स जो है वो देखते हैं, जितने भी डिवाइसेस क्या क्या यूज़ होते हैं। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यहाँ पे देखिए, ये जो चिपसेट टाइप्स का दिख रहा है जिसमें बहुत सारी चिप्स लगी हुई है, ये कंप्यूटर के पीछे जो लगता है यहाँ पे इथरनेट केबल लगाई जाती है। तो इस तरीके का एक जो ये जो डिवाइस होता है इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। इसका खुद का एक मैक एड्रेस होता है, एक हार्ड कोडेड होता है इसमें उस नेटवर्क का एड्रेस। तो मैक एड्रेस यहाँ पे क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है डिवाइस का, हर डिवाइस का एक अपना एक मैक एड्रेस होता है। जैसे इसको अगर हमें चेक करना है कि हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, हमारे में जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है हमारे कंप्यूटर पे उसका क्या है, तो उसके हम चेक करने के लिए कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको क्या करना होगा, अपने स्टार्ट मेनू में जाके आप यहाँ पे टाइप करिए कमांड प्रॉम्प्ट। तो आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आ रहा है, ये एप्स। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आप राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए, या फिर आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आप टाइप करिए config, CONFIG, इसको यहाँ पे IP config /all। तो देखिए ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारे पास। तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इस IP कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप का नाम दिया हुआ है, होस्ट नेम लैपटॉप हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ईथरनेट अडेप्टर जो केबल लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए एक अडेप्टर, जितने भी हमारे पास यहाँ पे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस जुड़ी होंगी सबका यहाँ पे किसके थ्रू हमारा पास होकर इंटरनेट आ रहा है वो सारा कुछ यहाँ पे दिख जाता है। सबका IP एड्रेस, सबका मैक एड्रेस, सबका अलग अलग रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये पहला जो ईथरनेट अडेप्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो tendawifi.com, ये यहाँ से आ रहा है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे मैंने एक राउटर लगा रखा है। देखिए ये जो राउटर है ये इस राउटर का मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस है। तो यहाँ पे जो इसका फिजिकल एड्रेस रहेगा वो जो यहाँ पे लिखा रहेगा, मतलब इसका जो फिजिकल एड्रेस होगा वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैक एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ हो रहा है वो जो हमारे कंप्यूटर पे ही लगे होंगे, अलग अलग जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं वो सब की डिटेल्स लाइन से आ जाएगी। इसमें से जो हमारे कंप्यूटर पे लगा है वो है ये रहा वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई का, जिससे कि हमारा वाईफाई का कनेक्शन आ रहा है। अभी मैं जो यहाँ पे इस कंप्यूटर में यूज़ कर रहा हूँ वो है जियोफाई। ये जियोफाई डिवाइस है। ये जो जियोफाई डिवाइस है ये एक राउटर भी है, एक मॉडेम भी है, दोनों का काम करता है ये, और इसी से ही अभी मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर रखा है।
तो ये जो जियोफाई का जो डिवाइस है, इस डिवाइस का कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस डिवाइस का जो आईपी एड्रेस होगा वो अलग होगा, हमारे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस है वो अलग होगा। तो ये जो डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो हम कहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे दिख रहा है, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे में 192.168.1.1। तो ये जो है हमारा वाईफाई का जो आईपी है वो है, इसके थ्रू, इस आईपी को के थ्रू हम इस वाईफाई डिवाइस के अंदर घुस के इसकी जितनी भी सेटिंग्स है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसका हम एक डेमो भी दिखाता हूँ मैं आपको, कैसे हम इस डिवाइस के अंदर इस आईपी एड्रेस के थ्रू जा सकते हैं। पर ये जो चीज़ें हैं वो सारा आपका आगे के जो चैप्टर्स हैं वो सब में काम आएगी। इसके बारे में डिटेल्ड में हर चैप्टर में आपको बाइफर्केशन किया हुआ है। आईपी एड्रेस के नाम पे एक अलग से एक चैप्टर है जहाँ पे इसका बहुत अच्छे से बाइफर्केशन किया हुआ है, बहुत डिटेल्ड में इसके बारे में बताया गया है। उसका एक ब्रीफ एक नॉलेज इस नेटवर्क के चैप्टर में आपको दे रहा हूँ कि कैसे क्या हमारे डिवाइसेस और कनेक्शन, देखो ये आज डेली हम यूज़ कर रहे हैं वैसी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में हमें ऐसे भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है ये हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे में हमारे जो जियोफाई डिवाइस था, इस जियोफाई डिवाइस का यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस मिल गया, ये वाला। अब इसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि IPv4, ये जो IPv4 एड्रेस दिख रहा है हमें 192.168.101, ये जो IPv एड्रेस है ये हमारे कंप्यूटर का एड्रेस है, और ये जो एड्रेस है ये भी हमें इसी डिवाइस ने प्रोवाइड किया है। अब आप बोलेंगे डिवाइस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो डिवाइस में ही हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक जो टेक्निक होती है डायनेमिक आईपी एड्रेस की, वो यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें अलग अलग टाइम पे जो डिवाइस है वो अपना वाईफाई जो आईपी एड्रेस है वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है कि उसमें ये जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.100 से लेकर 200 उसके बीच की जो रेंज है वहाँ पे ये डिवाइसेस, ये आईपी एड्रेस हमें दिया जाएगा इस डिवाइस के द्वारा, तो वो ये हमें दिए मिला है। उसके बाद यहाँ पे ये फिजिकल जो एड्रेस है ये हमारे कंप्यूटर का है, और फिर यहाँ पे देखिए कि इस डिवाइस का भी यहाँ पे जो रहेगा आईपी फिजिकल एड्रेस, वो हम इस डिवाइस के जब अंदर घुसेंगे जब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम देखेंगे। देखिए एक इसका एक ब्रीफ एक हम देख ही लेते हैं। आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, कोई भी राउटर है या फिर कोई भी जो डिवाइस है इस टाइप के, उसकी जो आईपी एड्रेस है उसके थ्रू हम अगर उसके अंदर जा रहे हैं तो उसमें कैसा क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें टाइप करना है 192.168.1.1। ये जो एड्रेस है ये हमें कहाँ मिला, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर डिवाइस का अपना अपना मिलेगा। तो उसके डिवाइस का चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, ipconfig/space/all, उससे आप देख लेंगे कि उस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है। ये जब आईपी एड्रेस अगर आपको मिल जाएगा जिससे कि आपका कनेक्टेड है डिवाइस, उसके बाद उस आईपी एड्रेस को आप ब्राउज़र पे डाल लीजिए। तो इससे देखिए यहाँ पे अब आपका खुल गया geofile-local.html। ये जो आपका खुला ये इसका एक डोमेन नेम हो गया, पर इसका आईपी एड्रेस अलग हो गया, उसके थ्रू ये नेम एस्टेब्लिश किया गया है। तो उसके थ्रू ये आपकी एक समझ लो वेबसाइट खुल गई। अब ये वेबसाइट इंटरनली इस डिवाइस के अंदर की वेबसाइट है, इस डिवाइस के अंदर की वेबसाइट है। आप सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आप जब खरीदे होगे, जब आप क्रिएट करे ही होगे, इसके सब इंस्ट्रक्शंस देखे, तो वहाँ से आपको ये क्रिएट करना था, और फिर आप ये क्रिएट करके ये लॉगिन कर लीजिए ताकि आप इसमें कुछ भी सेटिंग्स भी कर सकें। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि कैसे, यहाँ पे देखिए ये इस पेज में कुछ सेटिंग्स, ये रहा लैन इन्फो पे देखिए यहाँ पे ये रहा गेटवे आईपी। तो ये आपका आईपी है 192.168.1.1, ये यहाँ पे आईपी हो गया। इसका सबनेट मास्क हो गया 255.255.0.0। अब देखिए सबनेट मास्क भी क्या होता है वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या किस बेसिस पे ये अलॉट किया जाता है। तो ये बहुत बहुत अंदर तक आपके कोर्स में ही कवर्ड है ये सारी बातें। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में, एकदम नए नए से नाम आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ये सब, पर आपको ये सब पढ़ना है। ये सब के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अभी जो रिसेंटली एक ईटी की एग्ज़ाम हुई थी, ईटी की एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट मास्क इसमें कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो ईटी तक में कवर कर रहे हैं। तो ईटी में तो सब कवर्ड मिलेगा आपको ये सारी बातें। उसके बाद ये मैक एड्रेस हो गए, ये इस डिवाइस का मैक एड्रेस है BC/। अब देखिए यहाँ पे जो मैक एड्रेस आपको दिख रहा है, ये मैक एड्रेस में देखिए जो शुरू के इसमें देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 अलग अलग डैश के बाद ऑक्टेट है, समझ लो उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं, अलग अलग जो रहते हैं डॉट के बाद। तो इस ऑक्टेट में कैसा क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक पे
टोटल 4 बिट्स रहते हैं, और 4 बिट्स के ये ऐसे इतने ऑक्टेट्स जो मिलते हैं, ये टोटल 8 ऑक्टेट्स बनते हैं एक्चुअल पे। और हाँ, यहाँ पे देखिए ये 6 हुए, और 6 के साथ में एक एक में 2 2 अल्फ़ाबेट है, तो 2 2 अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे इसके हर एक इंटू 4 कर देंगे हम। तो इंटू 4 करने के बाद यहाँ पे जो टोटल निकल के आएगा हमारे पास वो है 48 बिट। तो ये एक 48 बिट का एक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस। और इसमें जो शुरू के जो 3 ऑक्टेट रहते हैं, ये जो शुरू के 3 है, ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो जैसे आप इसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई दूसरा जियोफाई डिवाइस पकड़ के लाओगे, तो उसमें जो शुरू के जो 3 रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि उन्हीं ने ही मैन्युफैक्चर किया है। पर उसके जो बाद के जो ये 3 ऑक्टेट रहेंगे वो खाली आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ पे। तो ये एक होता है मैक एड्रेस, उससे रीड करा जाता है, और ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसी की मदद से हम नेटवर्क पे जुड़ पा रहे हैं। ये था पूरा नेटवर्क इंटरफेस के कार्ड के बारे में। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है, इस सेटिंग्स के बारे में हम समझेंगे। IPv4, IPv6, ये अलग अलग वर्जन होते हैं, ये सब भी हम देखेंगे। फिर यहाँ पे आपको डिवाइस की डिटेल्स वगैरह भी दिख जाती है, वो अभी हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैसा क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इसकी मदद से। उसके बाद हम यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी को ब्लॉक करना, किसी कनेक्शन को, वो सब राउटर की मदद से होता है। तो वो राउटर का भी टॉपिक आने वाला है, हम राउटर में हम देखेंगे। और फिर राउटर की भी ऐसी सेटिंग्स जो होती है वो हम देखेंगे कि कैसे हम सेटिंग कर सकते हैं, कैसे किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे अभी आप कई जगह आपने देखे होंगे कि फेसबुक ब्लॉक कर रखे हैं अपनी कंपनी में, या फेसबुक की साइट नहीं खोल पा रहे हैं, तो वो सब कैसे करते हैं वो सब अभी हम सीखेंगे आगे के लेक्चर्स में। अभी तो हम देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स में। नेक्स्ट आता है हब। देखिए हब मतलब ये, जैसे ये राउटर आपको दिख रहा था ना, तो ये राउटर जैसा ही है, ये जैसे अलग अलग पोर्ट्स रहते हैं, यहाँ पे पोर्ट से कनेक्ट होता है। अब जैसे इसके अंदर, जब मैंने इसके अंदर घुसूंगा जो IP एड्रेस डाल के, तो इसके अंदर जो सेटिंग्स रहती है वो सारी सेटिंग्स आपको हब में नहीं मिलेगी उतनी ज़्यादा, जो जैसे बहुत सारी जो चीज़ें होती है राउटिंग की, जो चीज़ें होती है वो सब मिलेगी। हब सिर्फ एक क्या करता है, कुल मिला के सिर्फ एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, सिर्फ कनेक्टिंग का काम करता है हब। तो जो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो मल्टीपोर्ट कनेक्टिविटी दे रहा है, ठीक है। अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव हब और एक पैसिव हब। एक एक्टिव हब क्या हुआ, जो मतलब एम्पलीफाई कर देता है, जो सिग्नल है उसको और थोड़ा, जैसे अब जो हमने एटीन्यूएशन देखे थे कि वीकनिंग हो जा रही थी, तो उसको वीकनिंग नहीं होने देता और उसको बूस्ट कर देता है, तो वैसे एक एक्टिव हब होते हैं ये। कुल मिला के ईजी लैंग्वेज में आप देखें तो एक्टिव हब और पैसिव हब में डिफरेंस यही हुआ। एक्टिव हब जो होते हैं वो पावर का यूज़ करते हैं, अलग से उसके लिए एक पावर अडेप्टर लगा हुआ। जैसे देखिए ये यहाँ पे, ये जो अभी आपका लगा, ये जो राउटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, राउटर के लिए एक अलग से पावर अडेप्टर है, पावर अडेप्टर के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, तो एक अलग से उसको पावर मिल रहा है। तो ये एक प्रकार से एक एक्टिव हब का काम किया। और फिर अगर इससे मैं वायर हटा दूंगा तो ये पैसिव हब बन जाएगा, जो कि अलग से कुछ एम्पलीफाई वगैरह नहीं करेगा सिग्नल को। उसके बाद आता है स्विच। अब देखिए जैसे हमने हब देखा, हब में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, नॉर्मल वे में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था, कुछ अलग से हमारे को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था। हब में एक्चुअली हुआ क्या, जब मान लो अगर हब से अगर कोई कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, ये मान लो आपका हब है, और अगर हब से ये कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो अगर मान लो सिग्नल अगर यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से ये सिग्नल अगर ट्रांसमिशन करना है और मेरे को पहुँचाना था यहाँ पे, ये A से जाना था B में, और ये C और D है, तो ये सिग्नल जो है वो ये हब क्या करेगा, सबको भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा। यहाँ से A से जाना था B में, बट ये भेज देगा सबको। फिर जिसको वो एक्सेप्ट करना रहेगा, जैसे B एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये उसका डाटा था, तो उसको मिल जाएगा, बाकी लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि अननेसेसरली हर जगह डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो इससे कि जो बैंडविड्थ है वायर की वो खराब हो रही है। तो इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया स्विच। स्विच क्या है, थोड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कैसे है, स्विच के पास एक टेबल है, उस टेबल में अलग अलग मैक एड्रेस लिखे हुए हैं, जैसे ABCD के सारे के मैक एड्रेस क्या है वो सब लिखा हुआ है। तो अगर मान लो A को भेजना था डाटा B को, तो वो क्या करेगा, अपने टेबल में देखेगा कि B का मैक एड्रेस क्या है और वो डाटा किसको भेजा जा रहा है, तो उस मैक एड्रेस के हिसाब से सीधा सीधा B को भेज देगा।
ठीक है। अब ये यहाँ पे बोला कि बी को जाना चाहिए, तो बी के मैक एड्रेस देखा उसने स्विच ने, और स्विच सीधा सीधा इसको फॉरवर्ड कर दिया। तो ये जो डाटा यहाँ और यहाँ जा रहा था वो नहीं गया, मतलब ये जो डाटा जाना था यहाँ से यहाँ गया और फिर सीधा यहाँ से यहाँ चला गया। ये किस में हुआ? स्विच में। ये था हमारा स्विच। अब आता है हमारे पास ब्रिज। अब ब्रिज क्या होता है? तो ब्रिज को समझने के लिए देखिए ब्रिज क्या काम करता है ये समझ लो। इसको हम एक काम करते हैं, अभी एक जो हम मेथड पढ़ने वाले कि कितने प्रकार के टोपोलॉजी जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो हम देखने वाले हैं, नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो उसमें या तो इसको हम कवर्ड अप कर लेते हैं। ब्रिज क्या होता है? देखिए ब्रिज है ना, यहाँ पे हमें समझने मिलेगा। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए ये रहा हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होगा कि एक सिंगल वायर बैकबोन माना जाएगा, ये एक सिंगल वायर रहता है, उसी में ऐसे अलग अलग टी कनेक्टर्स लगे रहते हैं और लास्ट में टर्मिनेटर्स लगे रहते हैं जो बाउंस बैक कर दे सिग्नल को। इस तरीके से यहाँ पे डाटा को, तो मान लो अगर इस कंप्यूटर को डाटा फॉरवर्ड करना है तो डाटा क्या करेगा? इस केबल के थ्रू जाएगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हर जगह हर एक के पास पहुँच जाएगा। ये डाटा हर एक के पास पहुँच गया और फिर ये जब हर एक के पास डाटा पहुँचे जिसको इंटेंडेड रहेगा तो वो यूज़र उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बाकी उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो होगा क्या यहाँ पे? अननेसेसरी ये पूरा जो कम्युनिकेशन है ये बहुत डिले हो रहा है और बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ हो रही है। तो इसलिए इस टाइप के जो नेटवर्क रहते हैं वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ब्रिज का। तो मान लो यहाँ पे अगर हम ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को ले आते हैं, और ये यहां पे लगा दिया हमने ब्रिज। ये ब्रिज लग गया बीच में। तो ये ब्रिज क्या करेगा कि ये दोनों जो एक ही जो ये पूरा नेटवर्क था बस टोपोलॉजी वाला, उसको वो दो हिस्से में बांट देगा। मान लो इससे ये जो कंप्यूटर्स जुड़े हुए रहेंगे, ये इधर के जो हिस्से हैं वो एक हिस्से में बांट दिया और ये एक हिस्से में बांट दिया। तो अब क्या करेगा? अगर मान लो इसको डाटा भेजना होगा तो ये डाटा जब इसमें भेजा तो ये रीड करेगा कि वो इस टाइप के टोपोलॉजी का है कि इस वाले टोपोलॉजी का है। दो सेक्शन में बांट दिया। तो मान लो अगर वो ये वाले सेक्शन का है तो वो डाटा को सीधा सीधा इसी में ही ट्रांसफर कर देगा, यहाँ पे नहीं भेजेगा। यहाँ पे जो अननेसेसरी बैंडविड्थ है वो यूज़ नहीं करेगा, तो सीधा यहीं पे चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम ब्रिज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बस टोपोलॉजी और साथ में आपने ब्रिज भी देख लिया कैसे क्या यूज़ होता है ब्रिज का। नेक्स्ट आते हैं मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, जिसको MAU भी बोला जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं रिंग टोपोलॉजी। देखिए रिंग टोपोलॉजी ये रहा वर्क स्टेशन नोड, ये अलग अलग नोड है और बीच में लगा है MAU। तो MAU क्या करता है कि ये सब इससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए रहते हैं MAU से, और MAU के अंदर ही सारे वायरिंग कनेक्शन रहेगा और उसको एक सर्कुलर वे में बांट देता है। या तो ये एंटी क्लॉकवाइज डाटा जाएगा या क्लॉकवाइज डाटा जाएगा, दोनों वे में यहाँ पे डाटा जा सकता है। पर इससे क्या होगा कि एक कंप्यूटर के बाद दूसरे में जाएगा, दूसरे के बाद तीसरे में, सबके पास पहुँचेगा। फिर मान लो अगर किसी को एक्सेप्ट, जिसके लिए इंटेंडेड था वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो आगे सीधा रिजेक्ट होते होते वहाँ तक पहुँच जाएगा वापस। इस तरीके से ये सर्कुलर वे में यहाँ पे चलता है और उसके लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है MAU का, जो था मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट। अब आता है राउटर्स। ये रहा राउटर। अब देखिए राउटर है ना, एक प्रकार से स्विच भी है, हब भी है और सब कुछ ये सारे काम कर रहे हैं ये एक राउटर, क्योंकि ये राउटर एक एडवांस्ड वर्जन है। राउटर यहाँ पे क्या करेगा? अब देखिए हमने स्विच में देखा था, स्विच में वो क्या रीड करके जा रहा था? स्विच टेबल में वो रीड कर रहा था मैक एड्रेस को। यहाँ पे वो क्या रीड कर रहा था? मैक एड्रेस को। और यहाँ पे राउटर पे क्या रीड करेगा? IP एड्रेस को, IP एड्रेस। तो देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, IP एड्रेस को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसके लिए हम देखते हैं, हमने 3 प्रकार के नेटवर्क्स के हमने कैटेगरीज देखे थे। ये रहा नेटवर्क कैटेगरीज, एक था लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो मान लो अगर एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ना है, देखिए एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एक जो लोकल एरिया नेटवर्क रहता है तो वहाँ पे सारे नेटवर्क आईडी है वो पूरी सबकी सेम रहती है क्योंकि एक ही नेटवर्क है। पर यहाँ पे अब नेटवर्क आईडी बदलने वाली है क्योंकि दूसरे नेटवर्क में जा रहा है, दूसरे टोपोलॉजी में जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पे राउटर की मदद लेते हैं और राउटर क्या करता है कि IP एड्रेस के हिसाब से ही काम करता है। तो जो उसका जो टेबल रहेगा राउटिंग टेबल में मैक एड्रेस के साथ साथ IP एड्रेस की भी टेबल्स रहेंगी, कॉलम्स रहेंगी।
जिससे कि वो उसको रीड करेगा कि ये कौन से नेटवर्क का है पहले तो, और फिर उसके बाद उसमें कौन से होस्ट का है। देखो, एक जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर जितने कंप्यूटर उसको होस्ट बोला जाएगा, और ये एक लैन का एक नेटवर्क हो गया, एक हमारी एक ऑफिस। फिर उसकी एक दूसरी ऑफिस, हमारी एक कोई दूसरी एक ऑफिस है इसी सिटी में, तो वो हमारी जो दूसरी ऑफिस है वो एक दूसरा नेटवर्क हो गया, और उसके अंदर जो जितने भी कंप्यूटर्स है वो होस्ट हो गए। तो आईपी एड्रेस क्या करेगा, वो लिंक कर देता है इस नेटवर्क और उसका ये कंप्यूटर। तो उस तरीके से फिर यहाँ पे राउटिंग की जाती है। राउटिंग का मतलब समझ में आया कि राउटिंग कैसे करा जाता है। तो ये जो राउटिंग करने के लिए हम ये राउटर की मदद लेते हैं। अब ये राउटिंग जो टेबल होती है उसमें दो प्रकार की राउटिंग हो सकती है, एक स्टैटिक राउटिंग और एक डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मतलब हम वहाँ पे लिख देंगे कि ये आईपी एड्रेस है, तो उसको ये वाला अगर कनेक्शन आएगा तो उसके लिए यहाँ जाना है, इसके लिए यहाँ जाना है, खुद से हम उसको राउटिंग टेबल में बता रहे हैं एक एक एंट्री कर करके। और डायनेमिक में ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर के जैसा कि अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन हुआ होगा, कुछ कई बार कनेक्शन हुआ होगा, उसके हिसाब से वो अपने आप टेबल बनाता जाएगा और फिर वो कनेक्टिंग कर लेगा एक दूसरे को। इस तरीके से दो प्रकार की राउटिंग की जाती है राउटर्स में। अब ये देखो, राउटर जो है ना, मतलब क्या करता है, जब जो एक पैकेट आता है तो उस पैकेट के हेडर को रीड करता है, उस हेडर में ये आईपी एड्रेस रहता है। अभी हम देखेंगे कि अलग अलग लेयर्स होती है पैकेट की, पैकेट जो बनता है वो उसकी एक अलग अलग लेयर्स होती है डाटा की, उस लेयर्स के थ्रू वो डाटा ट्रांसमिशन होता है, ओएसआई मॉडल बोला जाता है, आगे चैप्टर्स में आएगा ये। तो उसमें से ये कौन से पैकेट को रीड करता है हेडर का, ये भी हम जब लेयर्स पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में समझेंगे कौन सा लेयर इसमें अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, लास्ट है हमारे पास गेटवे। तो देखिए गेटवे क्या कर रहा है, अभी हमने देखी कि दो लैन को कनेक्ट करने के लिए काम आ रहा है राउटर। अब वैसे गेटवे में क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि राउटर में दोनों जगह टोपोलॉजी वो एक समान होनी चाहिए, तब वो कनेक्ट करेगा। जैसे दोनों जगह अगर स्टार स्टार यूज़ किया हुआ है, जैसे दोनों ऑफिसेस में, तो हमारा राउटर कनेक्ट कर पाएगा। पर अगर मान लो एक में स्टार यूज़ हुआ है और एक में बस यूज़ हुआ है, तो दो टोपोलॉजी अलग अलग हो गई। तो अलग अलग टोपोलॉजी में जब कनेक्शन चाहिए रहता है तो हम गेटवे की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल में जो हमारा गेटवे है वो ट्रांसलेट कर लेगा फॉर्मेट को वन डाटा टू अनदर, ये काम करता है हमारा गेटवे। गेटवे इस तरीके से ही दिखते हैं, ये सारे राउटर्स वगैरह सब एक ही प्रकार दिखते हैं, ये जितने भी डिवाइसेस हैं हब से लेकर गेटवे तक, बस सबके फंक्शंस थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। और कई कई जो डिवाइसेस है वो तो समझ लो उसके फंक्शंस मर्ज हो जाते हैं कई दूसरे डिवाइसेस में। अब मान लो आप बोलेंगे जब अगर ऐसा है तो राउटर ही यूज़ करो हर जगह, फिर ये स्विच वगैरह यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। पर ये इसलिए यूज़ करा जाता है कि कॉस्टिंग को कम करने के लिए। इसकी कॉस्टली ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, स्विच की कॉस्ट कम ही होगी, हब की कॉस्ट और कम होगी। तो कहीं कहीं में जब जहाँ ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती क्यों महंगा वाला डिवाइस खरीदे, कम वाला डिवाइस यूज़ करके हम काम चला लेंगे। इसलिए ये सारे डिवाइसेस होते हैं। ये आप अमेजोन वगैरह में देख सकते हैं इसके। जैसे अभी ये राउटर, ये जो मेरा राउटर है ये अराउंड 700 to 800 में मैंने परचेज़ किया था, अमेजोन में मिल जाएगा ये आपको। टेंडा के नाम से कंपनी है, और इसका ये N300 करके इसके डिवाइस का नाम है। आप अपने ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं अपने सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए। अब आते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में। तो अब टोपोलॉजीज़ में एक तो हमने बस टोपोलॉजी तो देख लिया कि एक वायर रहता है उसी में सब कनेक्टेड रहते हैं, तो वो बस टोपोलॉजी हो गया। अब अगला जो हम देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होएगा कि एक बीच में कंप्यूटर रहेगा, उससे सर्वर रहेगा, और उस सर्वर इन द सेंस जो डिवाइस रहेगा हब रहेगा, और उस हब से सारे जुड़े हुए रहेंगे एक ही हब से। तो यहाँ पे मतलब जो हमारे जो ऑफिस में हम करते हैं इसी में ही सारे कंप्यूटर के जो केबल्स है वो लगा देते हैं, तो आपस में जुड़ जाते हैं, एक ही डिवाइस से सारे जुड़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये कहलाता है स्टार, ये होता है स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी हमने देखा है एमएयू के समय कि डिवाइस जो है पूरा हर एक में ट्रेवल करते हुए जाएगा, हर एक डिवाइस में। फिर लास्ट आता है मैश। मैश में क्या होता है, डाटा बीच में कहीं हब वगैरह में नहीं पास होके जा रहा है, ये हर एक से कनेक्टेड है, एक कंप्यूटर दूसरे से हर एंगल से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कभी भी अगर कोई एक नेटवर्क कुछ फेलियर हो रहा है तो डाटा हमारा कम ऐसे पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, कम से कम चलता रहता है। जबकि एमएयू में क्या है कि एक अगर ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया तो आगे तक जा ही नहीं पाएगा, तो इससे क्या है ये वन टाइम फेलियर हो जाता है, अगर कुछ भी एक खराब होएगा तो सब खराब हो जाएंगे। अब देखिए, या तो हम इसके हाइब्रिड वर्जन का भी यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड में क्या आते हैं, एक तो आता है हमारा स्टार रिंग नेटवर्क और एक स्टार बस। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि ये अलग अलग, यहाँ ये स्टार बस का है, तो स्टार बस में अलग अलग स्टार नेटवर्क थे, ये तीन का, ये तीन का, ये तीन का, और फिर हम सबको एक हब से जोड़ते गए तो ये एक बस बन गया। वैसे ही हम यहाँ पे स्टार रिंग बना सकते हैं। तो स्टार रिंग में क्या होएगा कि हम यहाँ पे एमओयू का यूज़ कर लेंगे और कनेक्ट उसको स्टार के तरीके से भी कर देंगे। तो
अंदर ही इंटरनली भी हम इसको लिंक कर दिए हर एक को, और एक्सटर्नली भी हम केबल से ही उस तरीके से लिंक कर दिए, तो ये स्टार और रिंग टोपोलॉजी बन जाएगा। तो ये तो थे हमारे टोपोलॉजीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक वैन का। ये था पूरा लैन नेटवर्क। ये जो हमारे हम अभी तक जितनी भी बातें कर रहे थे ये हम समझ लो एक ऑफिस के हिसाब से बात कर रहे थे। आप ये अपने ऑफिस में डे टू डे यूज़ करते हैं ये सारे डिवाइसेस को, ये सारे टोपोलॉजीज को, और अब हम ये सारी वायरिंग्स वगैरह भी आप सब यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, वही अभी तक हमने अभी तक देखा है। अब हम आते हैं वैन मैसेज ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। तो अब ये क्या होता है, देखिए वाइड एरिया नेटवर्क में जब हम यूज़ करें इंटरनेट का, टेलीफोन्स का, तो किससे क्या हो रहा है कि कहीं से भी दूसरे देश से भी हमारे बात कर पा रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, तो उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है, ट्रांसमिशन की जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफ़र करना, उसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो है स्विचिंग। तो हमारे पास 3 प्रकार की स्विचिंग होती है। एक होती है सर्किट स्विचिंग, दूसरी पैकेट स्विचिंग, तीसरी मैसेज स्विचिंग। हम लाइन से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किट स्विचिंग क्या होती है। देखिए सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि एक सर्किट क्रिएट कर लिया जाता है। सर्किट कैसे क्रिएट करते हैं, आप इसके लिए इमेजिन करिए आप फ़ोन में बात करने किसी आप मुझे फ़ोन लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मेरा नंबर डायल करेंगे, तो और फिर जब नंबर डायलिंग करेंगे तो फिर वो मेरे पास तक पहुंचेगा और फिर मैं उसको फ़ोन को उठाऊंगा। तो जैसे ही मैं फ़ोन को उठाया, यहाँ पे क्या हुआ कि एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। जैसे ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है हम आपस में बातचीत करेंगे, जो भी डाटा ट्रांसमिशन करेंगे, और उसके बाद जब मैं फ़ोन को काटूंगा, तो जब फ़ोन काटा मैंने कट किया तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो एंड माना गया। इस तरीके से इसका मेथड यूज़ किया जाता है सर्किट स्विचिंग का। पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिर हमारा सेशन ऑन होता है, फिर सेशन में ट्रांसमिशन चलता है। और ये जो सर्किट स्विचिंग होती है ये हम यूजुअली हम फ़ोन में देखते ही आ रहे हैं। तो इसके एडवांटेज क्या हुआ कि ये वॉइस से कंपेटेबल है, और डिसएडवांटेज ये हुआ कि यहाँ पे राउटिंग की जो टेक्निक है वो यूज़ नहीं करी जाती। यहाँ पे जो डिवाइस है वो दोनों एंड में प्रेजेंट होना चाहिए, इसका डिसएडवांटेज हो गया। और दोनों का प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए, तो ये डिसएडवांटेज हुआ। दोनों डिवाइस होनी चाहिए, नहीं दोनों का प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। ये थोड़ा गड़बड़ है कि हर बार सेम मिले प्रोटोकॉल, और इसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग यूज़ हो रहा है। और इसके एडवांटेज में तो ये कि वॉइस से कंपेटेबल है, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है प्रोटोकॉल वगैरह की, और फिर जो प्रेडिक्टेबल जो कांस्टेंट रेट ऑफ डाटा ट्रैफिक यहाँ पे रहता है, मतलब पता होता है कि हाँ कितना ट्रैफिक रहने वाला है इसमें, क्योंकि देखिए फ़ोन कॉल्स वगैरह में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। अब यहाँ पे जो अंदर कैसे काम होता है वो भी हम देखेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग अभी जस्ट आने वाला है टॉपिक, वो भी हम उस पर देखेंगे कि कैसे इसके अंदर जो फ़ोन नेटवर्क है वहाँ पे वो कैसे हमारा फ़ोन मिल जाता है उनको, कैसे वो इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन को। तो ये तो समझना पहले देखिए कि जो मेथड यूज़ हो रहा है वो है सर्किट स्विचिंग। अब नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में जैसे हम कुछ भी अभी हम डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या डाउनलोड अगर हम कर रहे हैं इंटरनेट से, तो क्या है बिट्स बाय बिट्स पे डाउनलोड होता है, अभी आप देखते हैं तो डाउनलोडिंग में, तो यही यहाँ पे पैकेट स्विचिंग होती है। तो एक पैकेट्स में डाटा ट्रांसफर हो रहा है, और पैकेट्स में ऐसे जरूरी नहीं है कौन सा पहले आए कौन सा बाद में, कभी भी कुछ भी आए, पर वो हर एक का एक प्रॉपर हेडर एड्रेस होता है, वो आपस में एक दूसरे को जोड़ के एक पर्टिकुलर एक फाइल क्रिएट कर लेंगे आप जब एट दी एंड जब डाउनलोड हो जाएंगे कम्प्लीटली तब। इसलिए यहाँ पे ये पैकेट स्विचिंग यूज़ होता है इंटरनेट में, मेजरली इंटरनेट में साथ सब कुछ सिर्फ इसी की टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल हो पा रहा है। अब आता है कि हम नेक्स्ट जो देखते हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज फॉर दिस। तो ये यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि प्रोवाइड स्पीड कन्वर्जन मिल रहा है हमें, 2 डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट स्पीड कैन कम्युनिकेट आपस में कम्युनिकेट, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है ना एक ही टाइम पे सब मिले, आगे पीछे भी मिलेगा, तो ये पैकेट के हेडर के हिसाब से आपस में लोग जमा लेंगे एक दूसरे को डाटा को। और जो पाथ का यूटिलाइजेशन है वो भी बहुत अच्छे से होता है। या कनेक्शन वाले में क्या हो रहा था कि कनेक्शन एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो वो क्या है, अगर हम लोग बात नहीं भी करेंगे आपस में तो भी कनेक्शन तो अपना जुड़ा हुआ है ना, तो फोकट के जो वो वायर है का जो यूज़ है वो हमारा वेस्ट जा रहा है। क्योंकि सर्किट में क्या होता है कि एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो फुल जो बैंडविड्थ है, अपन दोनों की जो बात करेंगे, जो फुल बैंडविड्थ रहेगी, वायर की जो बैंडविड्थ रहेगी, वो कंप्लीट 100% सिर्फ डेडिकेटेड हम दोनों ही यूज़ करेंगे उसको, और कोई यूज़ नहीं कर पाएगा उसको। और वहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही वायर में हजारों लोग एक ही साथ एक ही चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, उसी वायर को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हो पाई पैकेट स्विचिंग के कारण, क्योंकि यहाँ पे कौन सा किसका है ये आईपी के हेडर में रहता है, वो हेडर के हिसाब से, पैकेट के हेडर के हिसाब से पढ़ लेगा और उसको पहुँचा देगा। तो ये इसलिए ये जो पाथ है उसका एफिशिएंट यूज़ कर रहा है, कहीं पे भी खाली नहीं छूट रहा है हमारा पाथ।
फिर डिसएडवांटेज ये हुआ कि इसकी राउटिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हुई। हम देखा कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले तो हम ये समझे कि किसका डाटा है, फिर हम देखें कि ये डाटा का पार्ट आगे पीछे का कहाँ है, उसको खोजे, सबको मिलाए, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। उसके बाद जो डिले इन डाटा फ्लो ड्यूरिंग टाइम ऑफ लोड, और जब ये इतने सारे डाटा जा रहे हैं तो एक के पीछे एक लगे हुए हैं सब लोगों के डाटा, तो कौन एक जब तक सबके पास पहुंच नहीं जाता आगे वालों का, तब तक पीछे वाले रुके रहेंगे, लाइन में रहेंगे। इसलिए क्या तो डिले होता है, टाइम डिले थोड़ा मिलता है यहाँ पे हमें। अब हम टेक्नोलॉजी में देखें तो ये इतना ज़्यादा फर्क अब हमें दिखता नहीं है एंगल से, क्योंकि इनकी का जो डिले, कंप्यूटर का जो डिले है वो हमारे लिए डिले थोड़ी नहीं हुआ। हमारे लिए तो कुछ सेकंड्स कुछ ऐसा डिले होता है, इनके लिए तो माइक्रो 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 वैसा कुछ डिले रहता है। तो इतना डिले इन्हीं लोग समझ सकते हैं कि कितना डिले हो रहा है वो। उसके बाद आता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग यहाँ पे हम जो एसएमएस का यूज़ करते हैं, तो एसएमएस जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो है मैसेज स्विचिंग का। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, जब डाटा जो हम भेजते हैं, एसएमएस जो हम भेज रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो कोई कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा है ना कुछ हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि वो एक बार डाटा गया, वो देखेगा कि किसके पास जाना है डाटा को, उसके हिसाब से वो वेट लाइन में लगा देगा सारे डाटा को, एक के बाद एक। फिर जब जैसे ही वो खाली होएगा तब वहाँ पे उसको सामने वाले को एसएमएस पहुँचाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हम एसएमएस यहाँ पे कर रहे हैं पर उसी समय नहीं पहुँच रहे हैं एसएमएस, कई घंटों बाद सामने वाले को मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब लाइन में लगे रहते हैं, एक सारे मैसेजेस वो अपने वेट करते रहते हैं अपने टर्न का। उनका टर्न आएगा जब वो सामने वाले तक डिवाइस तक जाते हैं। इसलिए ये मैसेज जो है स्विचिंग का काम हुआ। ये सब कहाँ स्विच हो रहे हैं, कहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, जो कलेक्ट जहाँ पे होते हैं उसको बोलते हैं स्विचिंग पॉइंट। स्विचिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, जैसे जो हमारे जिसका हमने सर्विस प्रोवाइडर है हमारा, तो वो यहाँ पे स्विचिंग पॉइंट का काम करता है। उसके बाद आता है यहाँ पे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लेक्सिंग। अब देखिए मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, अपनी आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग को। मल्टीप्लेक्सिंग जैसे कि अब हमने देखा कि सारा डाटा जो है एक वायर में जाता है और उस वायर में कई लोग का डाटा भी साथ में जा रहा है, तो ये कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि अब एक तो सबसे पहले तो एक प्रकार के जो प्रोटोकॉल के डाटा हुए वो जा रहे हैं एक उससे, कि अलग अलग प्रकार के जो डाटा है वो जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बाइफर्केशन करना हुआ। तो हो क्या रहा था कि एक वायर जो था वो एक ही प्रकार के डाटा को पहले लेके जा पा रहा था, तो क्योंकि सामने वाला भी वही समझ पाता था। तो इससे क्या हुआ कि वो जो डाटा जो वायर की जो बैंडविड्थ है वो फालतू वेस्ट जा रही थी। तो इसलिए यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ करी वही मल्टीप्लेक्सिंग की। मल्टीप्लेक्सिंग क्या करता है कि अलग अलग डाटा को एक साथ एक ही वायर में भेज सकता है। वो कैसे भेज रहा है मल्टीप्लेक्सिंग, जैसे हम मान लो कि हम एक सबसे पहले जो एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं। यहाँ पे जो पहला टेक्निक है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है कि एक जो डिवाइस लगे रहती है जिसको हम मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, और दूसरी एंड में जो डिवाइस लगी रहेगी वो डीमल्टीप्लेक्सर हुई। इसको ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप इमेजिन करिए, आप अपने घर में आप जो टीवी देखते हैं, तो जब आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी जो है वो इसी वे में चलती है। वो कैसे चलती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जब जो यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है जहाँ से आपका डाटा आ रहा है, तो ये जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे काम करता है मल्टीप्लेक्सर का, मल्टीप्लेक्सर का। और यहाँ पे जो आपका सेटअप बॉक्स है, सेटअप बॉक्स, वो यहाँ पे करता है डीमल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, देखिए मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का काम यहाँ पे आप समझ रहे हैं। अब देखो ये सब हो कैसे रहा है। अब क्या हुआ कि अभी आप सोच रहे होंगे कि आपके पास जो एक वायर है जो हमने देखा था कोएक्सियल केबल, अब वो एक वायर में इतने सारे चैनल्स अलग अलग वो सब हमें कैसे दिख जाते हैं, इतना सब कुछ कैसे वो एक साथ ट्रेवल करके आ जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करता है, जो यहाँ पे सैटेलाइट जो मल्टीप्लेक्सर का काम करती है, तो वो क्या करती है, वो हर एक के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी तैयार कर देती है, एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी के चैनल नंबर। तो हर एक चैनल नंबर के लिए एक फ्रीक्वेंसी बन गई और उस फ्रीक्वेंसी में उसी प्रकार के डाटा जाएंगे, एक ही चैनल के डाटा। तो वो यहाँ पे हर एक को बांट दिए, हर एक डाटा को पहले जो बटा हुआ था उसको, सॉरी मल्टीप्लेक्सर में हमने क्या किए, वो सब को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर दिए, एक डाटा के जो एक सिंगल वायर में कन्वर्ट कर दिए जो जा सके। अब यहाँ पे जो कन्वर्ट होके एक मर्ज हो गया पूरा एक में, और फिर ये मर्ज होके जा रहा है, ये यहाँ पे पूरा मर्ज हो गया एक वायर में
और ये एक वायर मर्ज होके यहाँ पे जाता है। और फिर यहाँ पे ये जो सेटअप बॉक्स रहता है हमारा, ये सेटअप बॉक्स क्या करता है, ये सेटअप बॉक्स इसको कन्वर्ट करके अलग अलग वापस से अलग अलग चैनल में बांट देता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे दबाते हैं कोई भी एक चैनल का नंबर 100 नंबर प्रेस करें, मान लो इस 100 नंबर पे डेडिकेटेड है सेटेलाइट के द्वारा, वो यहाँ पे जब मल्टीप्लेक्स हुआ था यहाँ पे डेडिकेट किया गया था स्टार प्लस को, तो ये इस 100 नंबर पे स्टार प्लस दिखेगा। इस तरीके से अलग अलग नंबर्स अलग अलग चैनल्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं। तो ये यहाँ पे यूज़ होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। यही चीज़ हम रेडियो में भी देखते हैं, रेडियो में देखते हैं 93.5 रेड एफएम, तो रेड एफएम बज रहा है तो उसमें वही बजेगा, कोई दूसरा नहीं बज पाएगा, क्योंकि उनके लिए डेडिकेटेड है वो फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे भी मल्टीप्लेक्सर का यूज़ हो रहा है, जो रेडियो स्टेशन होता है वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा रहता है, और जो हमारी डिवाइस होती है रेडियो जिसमें हम सुन रहे हैं, वो वहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर ऑटोमेटिक इनबिल्ट रहता है, जो इसको डी मल्टीप्लेक्स कर लेता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग चैनल में बांट देता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइम डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बाइफर्केशन हो रहा था। टाइम में क्या होगा कि वही टाइम स्लॉट बटा रहेगा कि इस वायर में इतना देर जाएगा ये वाला चैनल, इतना देर जाएगा ये वाला चैनल, इतना देर जाएगा ये वाला चैनल, ऐसे अलग अलग चैनल बटे हुए रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग चैनल बटे हुए रहेंगे, तो ये अलग अलग टाइम स्लॉट में बटा हुआ है। तो ये जो टाइम स्लॉट में यूज करेंगे तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, एक होता है सिंक्रोनियस और एक होता है असिंक्रोनियस। देखिए सिंक्रोनियस मतलब क्या हुआ कि एक ट्रैफिक सिग्नल जो हो गया उसका काम समझ लो वैसे ही होता है ट्रैफिक सिग्नल वाले का। देखिए ये रहा मल्टीप्लेक्सर लगा था, यहाँ पे अलग अलग जो कंप्यूटर के डाटा थे वो यहाँ पे गए मल्टीप्लेक्सर में, और वो मर्ज होके एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गए, फास्ट लाइन में, और फिर वो वापस डीमल्टीप्लेक्सर में गए और वापस उसने उसको बाइफरकेट करके अलग अलग को भेज दिया। तो ये तो था मल्टीप्लेक्सर हमारा मल्टीप्लेक्सर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस जो टाइम डिवीजन के हिसाब से। तो टाइम डिवीजन में सिंक्रोनियस वाला क्या हुआ कि वो सेम टाइम स्लॉट बनाता है, हर चैनल का एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट बना देगा। स्टार प्लस का ये इतना सेकंड, इसका इतना सेकंड, इसका इतना सेकंड, वो माइक्रो सेकंड में बनाएगा, ताकि हम जब भी स्विच करें वो फिर भी हम टेलीविजन देख पाएंगे, उतनी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है उस लेवल में जाके। तो यहाँ पे क्या होता है उतने उतने सेकंड में ऐसे जा रहे हैं डाटा, तो उस डाटा को पढ़ते हैं, तो फिर वो हर एक का अपना अपना टर्न होता है, हर एक का टाइम स्लॉट रहेगा, इसका इतना सेकंड, इसका इतना सेकंड, इतना सेकंड, उसके हिसाब से ही चलेगा। तो ये सिंक्रोनाइज्ड वे में चल रहा है, एकदम सिंक्रोनाइज्ड है। और दूसरा असिंक्रोनाइज्ड। असिंक्रोनाइज्ड में क्या हुआ कि ट्रैफिक पुलिस जैसे क्या करता है, मान लो ट्रैफिक सिग्नल तो रेड जितने देर रहना है उतने देर ही रहेगी, ब्लू बाकी लोग को खड़े ही रहना पड़ेगा, आने जाने नहीं देगा। पर ट्रैफिक सिग्नल वाले को लगता है कि हाँ भाई अभी ट्रैफिक इधर पे कम है तो उसको भेज दो, इधर पे ज़्यादा है तो उसको रोक दो। इस तरीके से जो काम जो करता है वो हमारा ट्रैफिक सिग्नल का जो पुलिस इंस्पेक्टर रहेगा वहाँ पे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, वो यहाँ पे करता है नीड बेसिस पे। तो इस तरीके से दो बाइफर्केशन हो गए टाइम बेस्ड हमारा जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के। और फिर लास्ट आता है वेव डिवीजन। वेव डिवीजन और फ्रीक्वेंसी डिवीजन लगभग सेम होते हैं। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का यूज़ हो रहा था, या फिर जो भी कोई सिग्नल जो यूज़ करे उसका हो रहा था। यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वेव का। वेव का मतलब जैसे हम बचपन में पढ़े थे कि प्रिज्म होता था, प्रिज्म का काम भी यही होता था, एक सिंगल लाइट आती थी उसको वो अलग अलग तरंगों में बदल देता था, कलर्स में बदल देता था। वैसे यहाँ पे एक अलग डिवाइस फिर से यूज़ करेंगे प्रिज्म को, तो ये जो यहाँ पे आएगी अलग अलग होके, या फिर ये इसको सॉरी मैं उल्टा बना दिया, इसको हम रिवर्स एंगल में देख लेते हैं। ये मान लो एक जो प्रिज्म था वो अलग अलग को जो आ रहे थे उसको इसने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया और सिंगल करके भेजेगा, और फिर वापस यहाँ पे जो प्रिज्म मान लो लगा हुआ है वो अलग अलग उसको बाइफरकेट कर देगा। तो यहाँ पे जो क्या यूज़ कर रहे हैं कि वेव डिवीजन वाले में जो वेव लेंथ जो रहता है उससे नापा जाता है, और जो लाइट है उसका यूज़ किया जाता है। ये तो था हमारा वैन के हिसाब से कैसा क्या टोपोलॉजीज होती है। अब हम इस चैप्टर के आखिरी जो टॉपिक है उसमें आ जाते हैं कि सिलेक्टिंग अ सूटेबल नेटवर्क। अब हम नेटवर्क को कैसे चूज़ करें कि हमें ऑफिस में या फिर हमारा जो पर्पज़ है उसमें हम कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी बनाएं, उसको हम कैसे तैयार करेंगे। तो एक होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड देखे हमने जैसे कि सर्किट फ़ोन में बात करने वाला, उसमें पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होएगा, फिर बात होएगी, फिर फ़ोन एंड होएगा। और दूसरा कनेक्शन लेस, यहाँ पे बस डाटा जाता रहता है, जिसको जहाँ पहुँचना है वो पहुँच जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हुए। तो इस तरीके से दो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे ये जो दो नेटवर्क की टाइप्स है वो बताई जाती है। ये हो गई हमारी नेटवर्क की टाइप्स में ही आता है ये एक प्रकार से, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। अब हम देखते हैं कि इश्यूज़ क्या क्या आती है। अब इश्यूज़ जो आती है उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर में, ये था हमारा
नेटवर्क बेसिक्स, देखिए नेटवर्क बेसिक्स जो चैप्टर है उसका लगभग एंड आ गया है, लास्ट की कुछ टॉपिक बची है। देखिए लास्ट में हम यहाँ पे आ गए हैं कि कैसे हम सिलेक्ट, ओके। देखिए बेसिक इश्यूज क्या क्या होते हैं जब नेटवर्क में, एक तो हो गया राउटिंग का हमने देखा कि कितना कहाँ से चालू हो रहा है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये सब बताना, ये सब करना कितना मुश्किल काम हो जाता है। फिर दूसरा बैंडविड्थ का कि कौन सा वायर कितना क्या कैपेसिटी से ट्रेवल कर पाएगा, ये देखना। फिर तीसरा आता है रिजीलियंस मतलब कि जो जो एरर आ रहे हैं कनेक्शन फेलियर में, जो एरर आ रहे हैं तो वो कितना डाटा लॉस की जो कैपेबिलिटी है वो कम कर सके, मतलब डाटा लॉस कम से कम हो, वैसी किसकी एबिलिटी है नेटवर्क में, तो वो रेजिलियंस होता है। और लास्ट होता है कंटेंशन मतलब हो रहा है कि कुछ भी जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है रिसोर्स शेयरिंग में, तो उसको जो सॉल्व कर पाए वैसा कौन सा नेटवर्क कनेक्शन होता है। जैसे हमने देखी कि कौन सा किसका डाटा है किसके पास जाना चाहिए, ये सब जो कंटेंशन आ रहे हैं कि मान लो किसी का मर्ज ना हो जाए, किसी का डाटा किसी के पास ना पहुंच जाए, ये सब जो होता है वो कंटेंशन में आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या क्या अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इक्विपमेंट कौन से यूज़ कर रहे हैं, कैपेबिलिटी क्या है इक्विपमेंट की, नेटवर्क कैसे क्या ग्रोथ होना है वो डिपेंड करता है टोपोलॉजी चूज़ करने के लिए। और फिर कैसे वो नेटवर्क मैनेज किया जा रहा है, तो वो सारी बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी जब हम नेटवर्क की टोपोलॉजी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कौन सा यूज़ करें, स्टार, बस, रिंग, कौन सा यूज़ करें उसके लिए। फिर जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तब हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे कि परफॉर्मेंस, कॉस्ट कम से कम होए, सिक्योरिटी अच्छी से अच्छी रहे, अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए हर समय नेटवर्क की, फिर मैनेज अच्छे से हो पाए, मॉनिटर हो पाए, क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छे से अच्छी मिली, और फिर उसके बाद इसमें बिजनेस अगर कुछ गड़बड़ होता है तो रिकवरी में भी हमें सपोर्ट मिले। और जैसे ही जब भी हम कुछ भी हम नेटवर्क टोपोलॉजी जब हम तैयार करते हैं उसके पहले हमारे कुछ गोल होने चाहिए। क्या गोल होते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो हमें मैक्सिमम पॉसिबल रिलायबिलिटी दे, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल रिलायबिलिटी दे वैसा नेटवर्क होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई रिलायबिलिटी हम देखें तो रिलायबल होना चाहिए, मतलब कोई एक फेल हो गया, जैसे एक एटीएम फेल हो गया तो दूसरे एटीएम से हमने जाके पैसे निकाल लिए, तो ये रिलायबल होना चाहिए, ऐसा नेटवर्क हम तैयार करें। दूसरा कि जो कुछ भी अगर बीच में कुछ गड़बड़ होती है तो हम पिन पॉइंट हो सके कि हाँ भाई ये गड़बड़ यहाँ पे हुई है, ये हम पता कर सके, वैसा नेटवर्क होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा बात आती है वो आती है कि लीस्ट कॉस्ट पाथ से हम डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें। जैसे कि हमने देखे कि हम अलग अलग राउटर में क्या होता है कि अलग अलग जगह बांटता है वो, तो उसमें कौन सा पाथ यूज़ करते हुए वो डाटा जा रहा है, तो ये ऐसा ही चूज़ करना चाहिए उसको कि लीस्ट कॉस्ट मेथड से वो जा पाए। तो ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है बाय मिनिमाइजिंग द एक्चुअल लेंथ ऑफ द चैनल बिटवीन इट्स कंपोनेंट्स, और दूसरा होता है बाय प्रोवाइडिंग द लीस्ट एक्सपेंसिव चैनल ऑप्शन। ये दो तरीके से किया जा सकता है। तो या तो तुम वायर की जो लेंथ है उसी को कम कर दो, और दूसरा है कि कोई लीस्ट एक्सपेंसिव वाली वायर लगा दो। इजी लैंग्वेज में ये वही हुआ, दो चीज़, या तो वायर की लेंथ कम कर दो या तो कोई कम कॉस्ट वाली वायर लगा दो। तो ये दो तरीके से हम जो रूट कर सकते हैं। अब इसको राउटिंग के लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि राउटिंग अपने इंटरनली इसको यूज़ करेगा। ये वायर तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, बाकी ये सब जो है वो इंटरनली राउटर यूज़ करता है ये सब टेक्निक्स को। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर जो नेटवर्क बेसिक्स के ऊपर था। इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस है वो हम देख सकते हैं। एक देखिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैन। तो लैन का फीचर्स क्या होता है कि इट इंटरकनेक्ट डिवाइसेस विद अ लिमिटेड जोग्राफिकल, मैंने बताया था लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट करता है। उसके बाद वैन का क्या फीचर है, तो वैन में क्या है, अब वैन कंप्राइजेस इंटरकनेक्टेड स्विचिंग नोड्स कवरिंग अ वाइड एरिया। तो अलग अलग स्विचिंग नोड्स होते हैं जो एक दूसरे से जो कनेक्टेड रहते हैं। वैन में क्या हुआ कि स्विचिंग नोड्स मतलब क्या हुआ है कि जैसे एक राउटर एक लैन का दूसरे लैन के दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, तो स्विचिंग है, स्विचिंग जो यहाँ पे टेक्निक स्विचिंग पॉइंट से कनेक्टेड हो रहे हैं एक दूसरे से। उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फिजिबिलिटी टू सर्विस कस्टमर्स इन अ लार्ज सिटी वाइड एरिया।
अब इससे क्या हुआ कि अभी हम लीज में ले लिए कनेक्शन को, अपने जो एक सिटी का ही जो वायरिंग जो प्रोवाइडर था उससे ले लिए, तो इससे क्या हम कस्टमर्स को एक ईजी एक्सेस मिल गया, आसानी से वो हम एक हमारी ऑफिस को दूसरे ऑफिस से कनेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो अ डेडिकेटेड सर्वर दैट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू क्लाइंट्स, वही है कि सर्वर है वहीं पे सब कुछ डला हुआ रहता है, वो क्लाइंट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज करेक्टराइज्ड बाय, तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज विदाउट यूज ऑफ सेपरेट सर्वर कंप्यूटर। हाँ, पीयर टू पीयर में क्या हो रहा था, कोई एक सर्वर कंप्यूटर नहीं था, बस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मिडिलवेयर, अच्छा हाँ, इसमें एक ही टॉपिक रह गई थी, मिडिलवेयर। मिडिलवेयर का काम क्या होता है, तो वो समझिए। मिडिलवेयर क्या होता है, जैसे कि हम जब भी IRCTC की वेबसाइट खोलते हैं, तो IRCTC की वेबसाइट में हम बार बार हम जो है अवेलेबिलिटी सर्च करते हैं, तो इतने सारे अवेलेबिलिटी सर्च करते हैं पर वो रिफ्रेश नहीं होता जो सिस्टम, वो पूरा का पूरा फिर से नहीं खुलता, वो वहीं पे हमें दिख जाता है अवेलेबिलिटी, बार बार भी हम अलग अलग चीज़ों का भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक मिडिलवेयर का यूज़ करा जा रहा है। तो मिडिलवेयर क्या करता है कि जितने भी हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो इंक्वायरी जा जाके इकट्ठा हो जाती है मिडिलवेयर में, फिर मिडिलवेयर उसको जहाँ पे उसको रूट करना है वो डिसाइड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करवा के हमें दिखाता है। समझ में आ रहा है कि मिडिलवेयर क्या काम कर रहा है। तो मिडिलवेयर का यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ बातें और मिडिलवेयर के बारे में। देखिए मिडिलवेयर में क्या क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग का, क्यूइंग का और शेड्यूलिंग का, ये तीनों काम यहाँ पे किए जाते हैं मिडिलवेयर में। तो जैसे ही मान लो कैसे हुआ ये सारे काम कैसे करेगा, जैसे ही हमने कोई इंक्वायरी किया तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा सबसे पहले, तो उस क्वेरी को फिर क्यू में लगा देगा और फिर उसका शेड्यूल बना देगा कि उतनी देर में वो वहाँ पे पहुँचनी चाहिए सर्वर में, और फिर सर्वर में पहुँच के फिर वो इतने देर में आनी चाहिए और फिर हमारे को दिखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो मिडिलवेयर खुद कर लेता है हैंडल। तो यहाँ पर हम देखें 69 मिडिलवेयर क्या होता है, तो ये क्या करता है कि कम्युनिकेट सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको हेल्प करता है, मदद करता है बात करवाने में। देखिए यहाँ पे टू मैनेज ऑल एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट, नहीं ये तो काम करता है, एक्सेप्ट क्यों, फिर दे कैन ऑपरेट विद डिवाइस का सिस्टम्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म अलोन, नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। दे कंट्रोल कम्युनिकेशन लिविंग ऑथेंटिकेशन डिलीवरी टू द सर्वर के साथ साथ यहाँ पे दे आर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद सर्वर एप्लीकेशन। हाँ, ये रहा कि क्लाइंट को मदद करता है कम्युनिकेट करने के लिए सर्वर एप्लीकेशन से। 69 का आंसर यहाँ पे ये डी मिडिलवेयर का फीचर। What are the features of coaxial cable? तो coaxial cable it comprises a core conductor enclosed by a plastic cladding, wire mesh and plastic cladding। ये हमने देखा था वायर में, ये जो हमारे घर में जो केबल यूज़ हो रहा है ये वो है कोएक्शियल केबल। तो वो उसका कैसे क्या बनावट कैसी होती है वो यहाँ पे पूछा था। तो अंदर में एक कोर जो कंडक्टर रहता है कॉपर वायर वो रहेगा, फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक क्लेडिंग, वायर मैश, फिर एक प्लास्टिक क्लेडिंग। फिर हम ट्विस्टेड पेयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देखते हैं। तो कंप्राइजेस टू सेपरेट इंसुलेटेड वायर्स इन अ ट्विस्टेड पैटर्न दैट रन पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, पैरेलली दोनों आपस में रन हो रहे हैं और दो ट्विस्टेड दो वायर है जो इंसुलेटेड वो आपस में ट्विस्टेड है, गुथे हुए हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ऑप्टिकल फाइबर? तो ऑप्टिकल फाइबर का क्या, इट हैज़ अ इनर कोर विथ वर्क्स थ्रू लाइट बेस्ड सिग्नलिंग। ठीक है, लाइट उसके अंदर से पास हो रही है, उसके हिसाब से ही काम कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनगाइडेड? अनगाइडेड ट्रांसमिशन मतलब जो वायर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कौन सा होता है? ऑप्टिकल फाइबर नहीं, वायर को इसको ये भी ट्विस्टेड भी। रेडियो वेव है जो वायर का यूज़ नहीं कर रहा। इनगाइडेड वाले में क्या होता है? इनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन सिग्नल्स आर प्रोपिगेटेड थ्रू। तो गाइडेड में सिग्नल कैसे पास होता है? तो गाइडेड में तो भाई केबल का यूज़ करते हैं ना, ये सब तो ग्राउंड वेव, आइनोस्फीयर, लाइन ऑफ साइट, ये सब तो भाई अनगाइडेड में यूज़ होता है। हब क्या होता है? इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट प्रोवाइड मल्टी पोर्ट कनेक्टिविटी। हमने देखा था कि सारे पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए काम आता है हब। स्विच क्या काम आता है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ हब विद एडिशनल लेयर ऑफ इंटेलिजेंस दैट रीड्स द मैक एड्रेस पढ़ लेता है, थोड़ा इंटेलिजेंट है उससे। ब्रिज क्या करता है? देखिए ब्रिज यहाँ पे ब्रिज आर यूज टू एक्सटेंड और सेगमेंट नेटवर्क। अभी हमने देखा था कि या तो हम नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं इसके थ्रू या सेगमेंट, दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे हमने बस टोपोलॉजी देखा था, बस टोपोलॉजी में बीच में हमने ब्रिज लगा दिया था तो दो हिस्सों में बांट दे रहा था वो ब्रिज। व्हाट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ अ राउटर? राउटर का फीचर क्या होता है? इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स अलॉन्ग नेटवर्क। हाँ भाई, डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करने का काम कर रहा है भाई राउटर नेटवर्क में, तो उसका फीचर हो गया। टिपिकल फीचर ऑफ गेटवे का क्या काम होता है? अलग अलग प्रोटोकॉल में काम करवा, अलग अलग फॉर्मेट में जो है डाटा को ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये बी, इट इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसलेट्स वन डाटा फॉर्मेट टू अनदर, एक डाटा फॉर्मेट से दूसरे डाटा फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। बस टोपोलॉजी कौन सा बस टोपोलॉजी बोला जाएगा?
तो देखिए कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ऑन अ सिंगल बैकबोन केबल, एक ही केबल में सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे वो बस टोपोलॉजी बोला जाएगा। फिर व्हाट इज टिपिकल ऑफ स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी के लिए क्या है कि कंटेन्स अ सेंट्रल हब स्विच विच टू विच ईच नोड इज कनेक्टेड, मतलब एक बीच में एक लगा रहेगा स्विच, उसके से ही सब कुछ कनेक्टेड रहेंगे, तो ये स्टार बन गया। रिंग के लिए क्या हो गया, इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल रिंग ऑफ केबल, एक ही रिंग ऑफ केबल में सब कनेक्टेड रहते हैं। फिर मैश का फीचर क्या है, तो मैश में क्या हो गया, इन्वॉल्व फिजिकल कनेक्शन ऑफ एवरी नोड विथ एवरी अदर नोड, एक दूसरे से हर एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सर्किट स्विचिंग, तो इन्वॉल्व टेम्पररी कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस फॉर ट्रांसमिशन ड्यूरेशन, हाँ भाई टेम्पररी कनेक्शन बना ना फोन में बात करने वाला, याद कर लो। फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, तो पैकेट स्विचिंग का फीचर्स क्या हुआ यहाँ पे, इट ब्रेक्स अप सम मैसेज इनटू स्मॉलर पैकेट्स फॉर, हाँ ये क्या करते हैं पैकेट स्विचिंग में, पूरे जो डाटा था अपना पूरे उसको अलग अलग टुकड़े में बांट दिया, फिर टुकड़े वहाँ पे जा रहे हैं सामने में, फिर वो इकट्ठा हो रहे हैं एक साथ। पैकेट स्विचिंग में हमने देखे थे इंटरनेट जो काम कर रहा था इस बेसिस पे। फिर मैसेज स्विचिंग, डाटा इज स्टोर्ड एट स्विचिंग पॉइंट एंड सेंड फॉरवर्ड वेन एवर पाथ इज अवेलेबल, तो जैसे ही रास्ता खाली मिलेगा तब चले जाएगा, स्विचिंग पॉइंट में इकट्ठा रहता है। फिर मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, तो इट इज़ अ सिमुलटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स ऑन अ सिंगल कैरियर, देखो मल्टीपल सिग्नल्स जो आ रहे थे उस सबको एक ही कैरियर में भेज सके हम, उसका काम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा था। देखे थे अलग अलग चैनल्स है, उसको सबको सिग्नल्स अलग अलग थे उसके, सबको मर्ज करके एक में कन्वर्ट कर दिया एक ही केबल में, जो हमारे घर पे एक केबल लगी हुई है उस केबल से हम अलग अलग चैनल को स्विच करते हैं और देख पाते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या हो रहा है कि असाइनिंग नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस टू डिफरेंट सिग्नल्स, मतलब हर एक चैनल को एक अपना अपना मिला हुआ है चैनल नंबर, तो वो यहाँ पे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है यहाँ पे ये। फिर टाइम डिवीजन क्या इन्वॉल्व करता है, डिवीजन ऑफ टाइम डोमेन इनटू सेवरल कॉन्करेंट टाइम स्लॉट्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ वन फॉर ईच सब चैनल, हाँ हर चैनल के लिए अगर हम अलग अलग फिक्स्ड लेंथ बांट देंगे तो ये हमारा टाइम डिवीजन का फीचर हो जाएगा। वेव लेंथ में क्या होगा, वेव लेंथ कंसेप्चुअली तो फ्रीक्वेंसी जैसा ही है, पर ये वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं, लाइट्स की जो वेवलेंथ है उसको यूज़ करके यहाँ पे वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ किया जाता है। फिर कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क में क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है कनेक्शन को डाटा एक्सचेंज के पहले, डाटा एक्सचेंज करने से पहले वहीं फ़ोन उठाऊंगा जब तक कि उसके पहले तुम जो बोलोगे मेरे को नहीं सुनाई देगा, याद आ रहा है एग्जाम्पल। उसके बाद कनेक्शन लेस नेटवर्किंग, तो कनेक्शन लेस में क्या होता है, डाटा इज एक्सचेंज विदाउट, यहाँ पे कनेक्शन में कोई भी डाटा कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी डाटा एक्सेस हो जाता है। ये खत्म हुए हमारे इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन 92 तक। तो ये तो था हमारा पूरा कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्योंकि इसी के बेसिस पे ही हमारे पूरे आगे के जो चैप्टर्स है वो डिपेंड होते हैं, और इससे हमारी काफ़ी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर हो सकती है। तो आप इस चैप्टर के जो ये चार्ट है, इस चार्ट से आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ये चार्ट आपको डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल रहेगा, आप उसको डाउनलोड करिए और उसके बाद आप इससे रिवाइज कर सकते हैं, एक बार में ही आपको पूरा चैप्टर एक व्यू में दिख जाएगा। तो ये कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, नेटवर्क के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं और प्रोटोकॉल्स जो यूज़ करे जाते हैं वो हम अगले चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो इसमें OSI जो हमने लेयर्स के बारे में बताया था कि कितने क्या लेयर्स होते हैं वो अलग अलग, जिसमें कि डाटा भेजा जाता है, वो सब हम अगले चैप्टर पे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।